वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और सनसनीखेज कोर्ट कहानी सुनते हैं। दौलत बड़ी अजीब शय है। इस दुनिया का हर खेल इसी पुरकशिश कुव्वत से खेला जाता है। जो जितना बड़ा दौलतमंद है वो उतना ही बड़ा खिलाड़ी है, और बड़ा खिलाड़ी हमेशा अपनी मर्जी के कवायद व ज़वाबित से खेलता है। जिस तरह दौलत की तलब और दौलत की हवस दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, इसी तरह हुसूल दौलत के ज़राए भी अलहदा अलहदा होते हैं। अगरचे देखने में हर तरह की दौलत एक जैसी नज़र आती है, लेकिन इसके असरात में नुमायाँ फ़र्क होता है। एक दौलत वो है जिससे खुदा अपने बंदों को नवाजता है। ये दौलत इंसान के लिए बाइस रहमत होती है, इज़्ज़त व तकरीम का ज़रिया और सुकून व शादमानी का वसीला होती है। मगर जो दौलत शैतान की खुशनुदी से हासिल की जाती है वो अपने जुलूम में तबाही और बर्बादी लेकर आती है, हलाकत व बेसुकूनी का सबब बनती है और इंसान की आक़िबत का सबब सत्यानाश कर डालती है। क्योंकि शैतान इंसान का अज़ली दुश्मन है। वो सदा बुरी नीयत से इंसान के काम आता है। चुनाचे सिर्फ आती हुई दौलत को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि दानिशमंदी का तकाजा ये है कि पहले देने वाले की हैसियत का तयन किया जाए, उसकी नीयत को भांपने की कोशिश की जाए, फिर दौलत की जानिब हाथ बढ़ाया जाए। इस तमहीद के बाद मैं असल वाक़े की तरफ आता हूँ। एक रोज़ अदालत के अहाते में एक शनासा को अपनी जानिब बढ़ते हुए देखकर मैं रुक गया। मैं इस वक्त अदालती मसरूफियात से फारिग हो चुका था और दफ्तर जाने के लिए पार्किंग एरिया की जानिब बढ़ रहा था, जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। आने वाले ने आवाज़ बुलंद मुझे सलाम किया और मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा दिया। मैंने इसकी सलाम का जवाब देते हुए गर्मजोशी से उसे हाथ मिलाया और फिर पूछा, कहाँ हो मिस्टर सलमान? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। दिनों के बाद नहीं सर, बल्कि कई सालों के बाद। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैंने तायीदी लहजे में कहा। मैंने तुम्हें काफ़ी अरसे बाद देखा है। बेग साहब, मैं आजकल ताइवान में होता हूँ, सुलेमान ने बताया। गुज़िश्ता 5 साल से वहीं पर क़याम है। अल्लाह के फजलो करम से ठीक ठाक सेट हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा और फिर पूछा, ताइवान में क्या कर रहे हो? मार्बल डेकोरेशन का काम है, सलमान ने बताया। मैं वहाँ के एक मारूफ इंटीरियर डेकोरेटर से मुंसलिक हूँ। अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। ये तुमने अच्छा किया कि मुल्क से बाहर निकल गए, मैंने कहा। इंसान को मुक़द्दर आजमाने के लिए बेहतर से बेहतर कोशिश करते रहना चाहिए। अगर तुम आज भी मेरे पास होते तो यकीनन इतनी तरक्की नहीं कर सकते थे। सलमान माजी में कुछ अर्सा मेरे दफ्तर में ऑफिस बॉय के तौर पर काम कर चुका था। बादशाह उसने दफ्तर छोड़कर कार एयर कंडीशनिंग का काम सीखना शुरू कर दिया था। इसके बाद मुझे कोई खबर नहीं थी और अब वो खुद ही बता रहा था कि गुज़िश्ता 5 साल से वो ताइवान में मुलाजमत कर रहा था। सलमान ने कहा, बेग साहब, इंसान दुनिया की हर कुव्वत से लड़ सकता है, मगर मुक़द्दर के आगे उसकी एक नहीं चलती। 5 साल कबल मेरे साथ कुछ ऐसे हालात पेश आ गए थे कि मजबूरन मुझे अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। खैर, जो कुछ भी हुआ वो मेरे हक़ में बेहतरी साबित हुआ। अब मैं मुआशी और माशरती तौर पर खासा मजबूत पोजीशन में हूँ। मैंने पूछा, कितनी छुट्टी पर आए हो? 3 माह की। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने सवाल किया। खैरियत तो है? यहाँ अदालत के अहाते में क्या कर रहे हो? उसने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा, अदालत, थाने और हॉस्पिटल में कोई खैरियत से नहीं जाता बेग साहब। क्या कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है? सलमान ने अहाते के एक जानिब इशारा किया। वहाँ जेल की गाड़ी के पास एक उम्र रसीदा और एक जवान औरत खड़ी थी। जवान औरत के हाथ में हथकड़ी मौजूद थी और जिसका दूसरा सिरा या हुक वर्दी वाले पुलिस वाले के हाथ में था। बेग साहब, जिस औरत के हाथ में आप हथकड़ी देख रहे हैं ना, सलमान ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, वो मेरी चचाजाद इमराना है। इमराना के साथ मेरी चच्ची सबिया खातून हैं। वो एक नाकर्दा गुनाह की सज़ा में ये हाल भुगत रही है। शायद मैं गलत कह गया हूँ। सज़ा तो उस वक्त शुरू होती है जब किसी मुकदमे का बाकायदा फैसला सुना दिया जाए। इमराना के केस की तो अभी अदालती कार्रवाई भी शुरू नहीं हुई। ओह, मैंने अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाया। सलमान के इंकिशाफ से मुझे ज़रा सी भी हैरत नहीं हुई थी। हमारे मुल्क की जेलों में आज भी ऐसे कैदी मौजूद हैं
जो 10-10 साल से कैद व बंद की सहुबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर इन पर आयद इल्जामात के मुकदमात के सिलसिले में किसी किस्म की अदालती कार्रवाई नहीं की गई। आप इसे कानूनी सुकम कह लें या कानून का अंधापन, बहरहाल हकीकत बड़ी तल्ख है। आपने इस सिलसिले में किसी वकील की खिदमत हासिल नहीं की? बेग साहब, मैं तो चंद रोज पहले ही यहाँ आया हूँ, सलमान ने वजाहती लहजे में बताया। इमराना की बिपता के बारे में मुझे 2 रोज पहले ही मालूम हुआ है। ये बहुत ही मजलूम लड़की है जनाब। इसका बाप फौत हो चुका है, माँ की हालत अच्छी नहीं है। उन्होंने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो वकील किया था, आज मैंने उसे फारिग कर दिया है। इसकी कारकर्दगी गैर इत्मीनान बख्श थी। 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक इस्तगासा के गवाहों के बयानात का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। मैंने फैसला किया था कि अब मैं अपनी जेब से रकम खर्च करके कोई काबिल वकील करूंगा और अपनी बेगुनाह कज़न को इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगा। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे मुलाकात हो गई। मेरी नज़र में आपसे ज़्यादा काबिल वकील भला और कौन हो सकता है? मैंने अपनी तारीफ को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, केस की नोयत क्या है? इमराना पर कत्ल का इल्ज़ाम है। किसका कत्ल? मैंने चौंक कर पूछा। सलमान ने बताया, इमराना के शौहर एहसान लोधी का कत्ल। तफसीलात क्या हैं? उसने एक गहरी सांस ली और बोला, बेग साहब, मैं ज़ाती तौर पर इस केस के बारे में ज़्यादा तफसीलात से वाकिफ़ नहीं हूँ। अगर आप ये केस लेने के लिए आमादा हों तो मैं अपनी चच्ची सबिया खातून से आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। केस लेने या ना लेने का फैसला तो मैं तमाम हालात जानने के बाद ही करूँगा। मैंने मोहतात अंदाज में कहा, तुम ऐसा करो कि 4 बजे के बाद अपनी चच्ची को लेकर मेरे दफ्तर आ जाओ। वो पुरुम्मीद नज़र से मुझे देखते हुए बोला, बेग साहब, इमराना के तमाम मसाइल की जिम्मेदारी अब मैंने अपने कंधों पर ले ली है और मेरी ख्वाहिश है कि मेरी 3 माह की छुट्टी ख़त्म होने से पहले पहले कम से कम इमराना की जमानत ज़रूर हो जाए। अगर आपकी कज़न बेगुनाह है तो इंशाअल्लाह वो बाइज़्ज़त बरी हो जाएगी। मैंने सलमान के शाने पर हाथ रखते हुए तसल्ली आमेज लहजे में कहा, तुम अपनी चच्ची के साथ मेरे दफ्तर चले आओ, फिर देखते हैं। मैंने अलविदाई मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। सलमान ने मेरा हाथ अपने हाथ में थामते हुए कहा, ठीक है बेग साहब, मैं आपकी हिदायत के मुताबिक 4 बजे के बाद आपके पास आ जाऊंगा। फिर उसने एक फ़ाइल मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये इमराना के केस की फ़ाइल है, अगर आप मुनासिब समझें तो इसे अपने साथ ले जाएं। मैं वो फ़ाइल लेकर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। चच्ची भतीजे से तफसीली मुलाकात। इमराना के केस की फ़ाइल के भरपूर मुताले और दीगर हक़ाइक़ के पेश नज़र मैंने इस केस की पैरवी का फ़ैसला कर लिया। सलमान ने मेरी मतलूबा फ़ीस अदा की और दीगर कानूनी अखराजात के सिलसिले में भी अपने ताउन का यकीन दिलाया। इसकी ज़बानी मुझे मालूम हुआ कि आइंदा पेशी 2 हफ्ते बाद थी। मेरे लिए ये मोहलत काफ़ी थी। मैंने इस दौरान में बड़ी सहूलत और आसानी से इस केस की स्टडी कर सकता था। अपने दफ्तर से रुखसत करते वक्त मैंने सलमान को हिदायत कर दी थी कि 3-4 रोज़ बाद वो मेरे पास आए ताकि उसके साथ जाकर मैं जेल में अपनी मुवक्किला से मुलाकात कर सकूं। मेरे जहन में जिन ज़रूरी सवालात ने सर उभारा था, इनकी तस्दीक या तरदीद इमराना ही कर सकती थी। आगे बढ़ने से पहले मैं इस केस का पस मंज़र आपकी खिदमत में मुख्तसरन पेश करना चाहता हूँ ताकि अदालत की कार्रवाई के दौरान में आपका जहन किसी उलझन का शिकार न हो। इनमें बहुत सी बातें मुझे बाद में मालूम हुई थी, लेकिन वाक़यात की तरतीब और तसलसल का ख्याल से इन्हें पहले बयान कर रहा हूँ। इसी तरह बहुत सी बातें मैं दानिस्ता आपसे छुपा भी रहा हूँ, जिनका जिक्र मुनासिब मौके पर अदालती कार्रवाई के दौरान में आएगा। इमराना अपने वालिद की अकलौती औलाद थी, तालीम याफ्ता, पुरएतमाद और खूबसूरत। इसके वालिद मुबीन अख्तर एक सरकारी महकमे में असिस्टेंट थे और वो अख्तर कॉलोनी में रहते थे। इनकी शोहरत एक दयानतदार सरकारी मुलाजिम की थी। इमराना ने ग्रेजुएशन करने के साथ साथ टाइप और शॉर्ट हैंड भी सीख ली थी। वो मुख्तलिफ कमर्शियल इदारों और कारोबारी दफ्तरों में काम करने के बाद बिलाखिर एहसान लोधी की फैक्ट्री में पहुंच गई। लोधी सूप इंडस्ट्री सियासत साइड के इलाके में वाक़ थी। एहसान लोधी ने इसे अपनी सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया। इमराना आम लड़कियों की तरह अपनी शादी को कोई मसला नहीं समझती थी। उसके कई रिश्ते आ चुके थे और आते रहते थे। इस जैसी खूबसूरत लड़की को अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल सकता था, मगर इमराना किसी ऐसे जीवन साथी की तलाश में थी जो इसे मजबूत और मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। इसकी वजह यह थी कि उसने होश संभाला था तो दुख और तकलीफ ही देखी थी।
इमराना जब अहले सरवत लोगों के घरों में दौलत की रेल पेल देखती तो छुप छुप कर रोती थी और खुदा से इन अल्फाज में शिकवा भी करती थी, अल्लाह ताला, क्या तुम्हारी सारी इनायतें, रहमतें और नवाजिशें सिर्फ अमीरों के लिए हैं? हम जैसे गरीब तुम्हें नजर नहीं आते? अब ऐसा भी नहीं था कि मुबीन अख्तर के घर में कोई फाकों जैसी नौबत थी। बस महदूद मगर जायज़ आमदनी में वो आसाइशें हासिल नहीं हो सकती थीं जो इमरान के दिल में ख्वाहिश बनकर पल रही थीं। मुबीन अख्तर इसी बात को बहुत कुछ समझ रहा था कि उसने किसी न किसी तरह इमरान को बीए करवा दिया था। तालीम इंसान के अंदर शऊर पैदा करती है और बाशऊर इंसान के एहसासात बहुत नाजुक हो जाते हैं। इमराना भी एक हसास और जज्बाती लड़की थी। एहसान लोधी पहली ही नज़र में इमराना पर मर मिटा था। दूसरी जानिब इमराना को भी एहसान की शख्सियत ने मुतासिर किया था। एहसान पुरकशिश शख्सियत का मालिक एक दौलतमंद इंसान था। उसकी उम्र 50 से मुतजाविज़ थी और सबसे बड़ी बात यह कि वो पहले से शादीशुदा था, मगर कमोबेश 20 साला अज़दवाजी रिफ़ाक़त के बावजूद भी शाज़िया एहसान के लिए कोई औलाद पैदा नहीं कर सकी थी। इमराना को एहसान के यहाँ काम करते हुए 2 माह ही गुजरे थे कि उसने एक रोज़ साफ गोई से काम लेते हुए इमराना को प्रपोज कर दिया। एहसान की जिस बात ने इमराना को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो उसकी रास्त गोई थी। एहसान ने अपने बारे में कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की थी। इमराना की महरूमियों और नाआसूदगियों ने उसके सहन में ज़िंदगी के साथी का जो तसव्वुर कायम कर दिया था, एहसान उस पर 100% पूरा उतरता था। शायद यही वजह थी कि एक हफ्ते की सोच विचार के बाद इमराना ने अपने उम्र के दुगने से भी ज़्यादा मर्द को अपनाने का फैसला कर लिया। इमराना ने गुर्बत की जो जवान रिफ़ाक़त पर एक बूढ़े दौलतमंद की रिफ़ाक़त को तरजीह दी थी। बात जब मुबीन और सबिया तक पहुंची तो दोनों ने एक दूसरे के बिलक्स रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मुबीन का ख्याल था कि शादी हमेशा अपने हम पल्ला और हम रुतबा लोगों में करनी चाहिए, लेकिन सबिया अपने शौहर के नज़रियात के बरखिलाफ इमराना की हामी थी। घर में सुबह शाम जब यही मौजू ज़ेर बहस रहने लगा तो उड़ती उड़ती खबर सलमान तक भी पहुंच गई। सलमान भी अख्तर कॉलोनी ही में रहता था और इन दिनों कार एयर कंडीशनिंग का काम सीख रहा था। इसकी तालीम मैट्रिक से आगे नहीं बढ़ सकी थी। जहाँ तक सलमान का ताल्लुक था, वो इमराना से वालिहाना मोहब्बत करता था और इससे शादी की तमन्ना अपने दिल में बसाए बैठा था। सबिया के ख्याल में सलमान इमराना के लिए किसी भी तौर पर मुनासिब और मौजू नहीं था। इसकी तालीम वाजबी थी, ज़रिया माश मुस्तहकम नहीं था और आमदनी काबिल ज़िक्र नहीं थी, जबकि मुबीन अपने दिल में भतीजे के लिए एक नर्म गोशा ज़रूर रखता था। सलमान को यकीन था कि इमराना उसकी शरीक हयात बनने से इनकार नहीं करेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह उसके नज़दीक ये थी कि दोनों ख़ानदानों की माली हैसियत तकरीबन एक सी थी। वो इमराना की मुलाजमत के भी खिलाफ था और उसे रोकता टोकता रहता था, लेकिन इमराना ने तो कुछ और ही सोच रखा था। सलमान को जब मालूम हुआ कि इमराना अपने बॉस एहसान लोधी में दिलचस्पी जाहिर कर रही है तो उसके दिल पर एक खुसा सा लगा। ताहम उसने अपनी अंदरूनी शिकस्त और रीख्त का इजहार नहीं किया और इमराना को समझाने का फैसला किया। एक रोज़ उसे तन्हाई में इमराना से बात करने का मौका मिल गया। सलमान ने मुतहम्मिल लहजे में कहा, इमराना, मैंने तुम्हारे बारे में एक उड़ती उड़ती खबर सुनी है। अच्छा, उड़ती उड़ती? इमराना ने तमस्खुराना अंदाज में कहा। कितने परों वाली थी वो खबर? मैं बेहद संजीदा हूँ इमराना। तो क्या मैं मजाक कर रही हूँ? तो मजाक नहीं कर रही बल्कि मेरा मजाक उड़ा रही हो, सलमान ने शिकायती लहजे में कहा। मुझे तुम्हारा मजाक उड़ाने का कोई शौक नहीं है, वो शौखी से बोली। सलमान ने इसकी शौखीनुमा शरारत को नज़रअंदाज करते हुए असल मौजू पर लबकुशाई की। इमराना, मैं तो तुम्हारे घर अपनी अम्मी को भेजने वाला था, लेकिन मैंने सुना है कि तुम कहीं और नज़रें टिकाए बैठी हो, जबकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ। तुम्हारी चाहत एकतरफा है सलमान, वो रुखाई से बोली। क्या तुम इतनी ज़्यादा संगदिल हो कि तुम्हें मेरे जज्बात का एहसास ही नहीं है? सलमान के लहजे में शिकवा था। मैं तुम्हारे जज्बात को महसूस करने की पाबंद नहीं हूँ। सलमान इमराना से 5 साल बड़ा था, लेकिन तालीम के मैदान में वो इससे 6 साल पीछे था। मुख्तलिफ मुलाजमतों के दौरान में इमराना ने प्राइवेट एमए भी कर लिया था। सलमान इमराना की तालीमी बरतरी को तस्लीम करता था और इज्जत और एहतराम के साथ उसे अपनाना चाहता था, लेकिन इसका क्या इलाज?
کہ عمرانہ نے اپنے ذہن میں شوہر کا جو معیار قائم کر رکھا تھا سلمان اس پر پورا نہیں اترتا تھا۔ سلمان نے نرم لہجے میں کہا، عمرانہ، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میری تعلیم اگرچہ واجبی سی ہے لیکن میں جو ہنر سیکھ رہا ہوں اس کا بڑا اسکوپ ہے۔ میں آگے جا کر کئی پڑھے لکھوں لوگوں سے بھی زیادہ کماؤں گا۔ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں قطعاً دکھی نہیں ہوں۔ عمرانہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس لیے مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے اس شہر میں دکھی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، دو چار کو تو میں بھی جانتی ہوں۔ تم کہو تو ان کے نام اور ایڈریس۔ پلیز عمرانہ، سلمان نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، تم میرے جذبات کو بری طرح مجروح کر رہی ہو۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اگر تم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ کیا تم مجھے مسترد کر رہی ہو؟ بات مسترد کرنے یا قبول کرنے کی نہیں ہے سلمان۔ تو پھر کیا بات ہے؟ اصل بات معیار اور پسند کی ہے، عمرانہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اگر میاں بیوی کے مزاج، معیار اور پسند ناپسند میں فرق ہو تو وہ ایک دوسرے کی رفاقت میں خوش نہیں رہ سکتے۔ میں تمہیں یہی مشورہ دے سکتی ہوں کہ تم میری جانب سے اپنا دھیان ہٹا لو۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنے دل سے میرا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دو۔ سلمان نے آخری کوشش کے طور پر کہا، اگر میں تمہارے مزاج، تمہارے معیار اور تمہاری پسند و ناپسند پر پورا اتر کر دکھا دوں تو بھی کچھ نہیں۔ عمرانہ کے دو ٹوک جواب سے سلمان کی غیرت اور رقابت کو شدید چوٹ لگی۔ عمرانہ کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد اس نے اپنے چچا سے بات کی۔ مبین اختر نے بیٹی اور بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ کوشش لا حاصل رہی۔ مبین اختر صرف دفتر ہی میں اسسٹنٹ نہیں تھے بلکہ گھر میں بھی وہ اسسٹنٹ ہی تھے۔ صبیہ نے بیٹی کی حمایت میں ایسی بڑھ چڑھ کر تقریر کی کہ مبین اختر کی سٹی گم ہو گئی۔ اپنی دھواں دھار خطاب کے اختتام میں وہ کہہ رہی تھی، میں نے تو ساری زندگی ایک کلرک کے چیتھڑوں میں سسکتے ہوئے گزار دی۔ کئی عیدیں پرانے کپڑوں میں بیت گئیں لیکن میں اپنی بیٹی کو ان حالات میں نہیں دھکیلوں گی جہاں میں نے قدم قدم پر سمجھوتا کیا ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر، عمرانہ کہا، تمہارے اس مکینک بھتیجے کے ہاتھ میں نہیں دوں گی۔ عمرانہ کی شادی وہیں ہوگی جہاں اس کا دل چاہے گا، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ مبین نے احسان لودھی کی پہلی بیوی کے حوالے سے بھی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن تھک ہار کر اسے خاموش ہو جانا پڑا۔ چنانچہ 4 ماہ بعد عمرانہ کاروں کے جلوس میں رخصت ہو کر اختر کالونی سے نارتھ ناظم آباد پہنچ گئی۔ سلمان بے بسی اور بے چارگی کے احساس کے ساتھ اپنی محبت کے جنازے کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بارات میں شامل ہر گاڑی کے ٹائر اس کے دل کو کچلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سلمان نے اسی وقت اپنے دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ جس دولت کی کشش نے عمرانہ کو اس سے چھین لیا تھا وہ اس دولت کو ضرور حاصل کر لے گا اور اتنا زیادہ حاصل کر لے گا کہ اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکا۔ بہت زیادہ دولت کے حصول کے لیے کار ایئر کنڈیشننگ کا کام معاون ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے سر توڑ کوشش کر کے 6 ماہ کے اندر اندر ملک سے باہر جانے کا بندوبست کر لیا۔ پھر وہ تائیوان روانہ ہو گیا۔ احسان لودھی کا شاندار اور وسیع و عریض 2 منزلہ بنگلہ نارتھ ناظم آباد میں واقع تھا۔ احسان نے بنگلے کی بالائی منزل کو عمرانہ کے لیے مختص کر دیا جبکہ زیریں منزل پر اس کی پہلی بیوی شازیہ کی رہائش تھی۔ چونکہ ان کے یہاں اولاد نہیں تھی اس لیے اس عالیشان بنگلے میں بچوں کا وجود ناپید تھا۔ پہلے شازیہ اور احسان 2 عدد ملازمین کے ساتھ رہتے تھے، اب عمرانہ کا اضافہ ہو گیا تھا۔ گھریلو ملازمین میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت فریدہ تھی جو کھانا پکانے کے علاوہ صفائی ستھرائی کا کام بھی کرتی تھی۔ دوسرے ملازم کا نام افتخار احمد تھا۔ افتخار احمد کی عمر بوقت وقوع لگ بھگ 11 سال تھی، اب وہ کم و بیش 14 سال کا ہو چکا تھا۔ افتخار گھر کے اوپری کام کے علاوہ بازار سے سودا سلف بھی لاتا تھا۔ وقوع کے روز مقتول احسان لودھی اور ملزمہ عمرانہ کے درمیان کسی بات پر شدید جھگڑا ہوا تھا۔ اس وقت ان کی شادی کو تقریباً 1.5 سال گزر چکا تھا۔ جب میاں بیوی کے درمیان بات زیادہ بڑھی تو عمرانہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر اپنی امی صبیہ کے پاس اختر کالونی چلی آئی۔ عمرانہ کی شادی کے 1 سال بعد اس کے والد مبین اختر کا انتقال ہو گیا تھا اور صبیہ کے سوا اب دنیا میں اس کا کوئی نہیں رہا تھا۔ آدھی رات کے وقت پولیس نے صبیہ کے گھر پر چھاپا مارا اور عمرانہ کو احسان لودھی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ دوسرے روز پولیس نے عمرانہ کو عدالت میں پیش کر کے 7 دن کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد
चालान अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस का पूरा जोर इस बात पर था कि इमराना ने अपने किसी नौजवान आशना के साथ मिलकर या उसके ताउन से अपने बूढ़े शौहर को ठिकाने लगाया था। इस सिलसिले में इमराना के फारूकी नामी किसी आशना का एक इश्किया खत भी बतौर सबूत चालान के साथ मुंसलिक कर दिया गया था। अदालत ने इमराना को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई तो मुलजिमा इमराना ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। चुनांचे इसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस केस का सबसे अफसोसनाक पहलू ये था कि अब तक इस सिलसिले में कोई बाकायदा कार्रवाई नहीं हो सकी थी और इमराना 3 सालों से जेल की सलाखों के पीछे अलमनाक शब रोज़ गुजार रही थी। 4 रोज़ तक इमराना की फाइल की भरपूर स्टडी करने के बाद मैं इससे मिलने जेल गया। इस वक्त इमराना की मां सबीहा और सलमान मेरे साथ थे। इमराना को मैंने अदालत के अहाते में एक नज़र देखा था, लेकिन उचटती सी नज़र में दिखाई देने वाली इमराना इस इमराना से खासी मुख्तलिफ थी जो उस वक्त मेरे सामने जेल की सलाखों के पीछे खड़ी थी। इसकी उम्र लगभग 27 साल थी। रंग गोरा और खदोखाल जाज़िबे नज़रों पुरकशिश रहे होंगे, मगर इस वक्त इसकी आंखों में बेकैफी और वीरानी ने डेरा जमा रखा था। उसका जिस्म खासा लागर हो चुका था। सफ़ेद सूती लिबास में वो अजीब सी दिखाई दे रही थी। वो एक खूबसूरत लड़की थी, ताहम जेल की सऊबतों ने 3 साल में उसके चेहरे पर कर्ब की अनगिनत लकीरें खींच दी थीं। सलमान ने कनखियों से इमराना को देखा और सरसरी अंदाज में सलाम किया और कतरा कर एक जानिब खड़ा हो गया। इमराना ने झुकी हुई नज़र से सलमान के सलाम का जवाब दिया, ताहम उसके अंदाज में छुपी हुई नदामत को मैंने साफ महसूस कर लिया था। इस नदामत में बेबसी और हिजाब की मिली जुली कैफियत पाई जाती थी। इमराना की मां सबीहा ने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, बेटी, ये मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट हैं। ये बहुत तजर्बेकार और मंझे हुए वकील हैं। अब तुम्हारा मुकदमा यही लड़ेंगे। अल्लाह ने चाहा तो तुम बहुत जल्द रिहा हो जाओगी। इमराना ने बेचैनी से मेरी तरफ देखा और फिर माँ से पूछा, और वो पहले वाले वकील का क्या होगा? उसकी हमने छुट्टी कर दी है, सबीहा ने बेटी को बताया। खामखा वो मनहूस मुकदमे को लटका रखा था। तुम फिक्र ना करो बेटी, अब बेग साहब तुम्हें बाइज्जत बरी करवा लेंगे। इमराना ने खाली खाली नज़रों से मुझे देखा और बोली, अम्मी, बेग साहब अगर बहुत तजुर्बेकार और मशहूर वकील हैं तो इनकी फ़ीस भी बहुत ऊंची होगी। तुम्हें इस सिलसिले में परेशानी नहीं होगी? परेशानी की कोई बात नहीं है बेटी, सबीहा ने तसल्लीआमेज़ लहजे में कहा। फिर साइड में खड़े हुए सलमान की जानिब इशारा करते हुए बोली, बेटी, तुम्हारे मुकदमे का सारा खर्चा सलमान ने अपने ज़िम्मे ले लिया था। इसी ने बेग साहब की फ़ीस भी अदा की है। हमने सलमान को पहचानने में बहुत देर कर दी। माशाअल्लाह, ये तो बहुत शरीफ और नेक लड़का है। माँ के मुंह से सलमान की तारीफ सुनकर इमराना खफीफ सी हो गई। ताहम वो मुंह से कुछ नहीं बोली और खामोश नज़र से अपनी कोठरी के फर्श को खूनने लगी। मैंने खंकार कर गला साफ किया और दस्तखत के लिए वकालतनामा इमराना की जानिब बढ़ा दिया। उसने खामोशी से दस्तखत कर दिए। मैंने कहा, इमराना, वक़ुआ के रोज़ क्या वाक़यात पेश आए थे? उसने निगाह उठाकर अपनी अम्मी को देखा और धीमी आवाज़ में बोली, अम्मी को सब मालूम है। मैं तुम्हारी ज़बान से सुनना चाहता हूँ, मैंने तसल्लीआमेज़ लहजे में कहा। बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातें बहुत अहम साबित होती हैं। वो अपने हाथों के नाखूनों को खूनने लगी। मैंने पूछा, इमराना, मुझे मालूम हुआ है वक़ुआ के रोज़ किसी बात पर तुम्हारा अपने शौहर से झगड़ा हो गया था और तुम मुझसे नाराज़ होकर अपनी अम्मी के घर चली आई थीं। मुझे बताओ, तुम्हारे दरमियान किस बात पर झगड़ा हुआ था? बहुत मामूली बात थी, वो मिनमिनाई। मैं वो मामूली बात जानना चाहता हूँ। वो फिर खामोश होकर अपने हाथों को घूरने लगी। एक लम्हे की तवक्कुफ़ से मैंने कहा, देखो इमराना, जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी मैं तुम्हारे मौसर दिफा नहीं कर सकूँगा। डॉक्टर से मर्ज़ और वकील से हकीकत को छुपाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वरना अपना ही नुकसान होता है। उसके चेहरे पर एक लम्हे को उलझन के आसार नुमाया हुए। वो कतरे बेजार लहजे में बोली, क्या ये सब कुछ बताना पड़ेगा? हाँ, सब कुछ बताना पड़ेगा, वो हिचकिचाहट आमेज़ लहजे में बोली। उन्होंने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। कैसा इल्ज़ाम? मैंने पूछा। बेग साहब, आप भी इसी तरह चुपते हुए सवालात कर रहे हैं जैसे रिमांड के दौरान में पुलिस वालों ने किए थे, वो सरासीमा अंदाज में बोली। मैं ये सब कुछ नहीं बता सकती। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि वो खासी खौफज़दा थी। तसल्ली तशफ़ी की बातें सुन सुनकर उसका यकीन और एतमाद मुतज़लज़ल हो चुका था और उसने जेल ही को अपना मुकद्दर समझ लिया था। सबीहा खातून ने समझाने वाले अंदाज में कहा, बेटी,
बेग साहब पुलिस के आदमी नहीं हैं, ये तुम्हारे वकील हैं और तुम्हारी मदद करने के लिए हमने इनकी खिदमत हासिल की हैं, तुम इनसे ताउन करो। मैंने इसका एतमाद बहाल करने की खातिर कहा, इमराना, मैं तुम्हें महज इसलिए कुरेद रहा हूँ कि बाज़ औक़ात एक मामूली सी बात केस का पांसा पलट सकती है। एक बात ज़हन में बिठा लो कि अदालत में सिर्फ इसी बात का जिक्र किया जाएगा जो हमारे हक़ में मुफीद साबित होगी। ताहम मुझे हर बात का इल्म होना चाहिए ताकि मैं वकील इस्तग़ासा के दलाइल का तोड़ कर सकूँ। लिहाजा तुम बिला झिझक बताओ कि तुम्हारी शौहर ने तुम पर किस किस्म का इल्ज़ाम लगाया था। वो तामुल करते हुए बोली, सारा फसाद टेलीफोन लाइनमैन की वजह से पैदा हुआ था। मैं इस वक्त बालाई मंजिल पर अकेली ही थी। मुलाजिम लड़के ने आकर बताया कि टेलीफोन के महकमे से कोई शख्स फ़ोन चेक करने आया है। मैंने अपने फ़ोन के सिलसिले में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी, ताहम एहतियातन मैंने फ़ोन का रिसीवर उठाकर देखा, फ़ोन डेड पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि मुमकिन है एहसान ने इस सिलसिले में कोई शिकायत की हो और इसी शिकायत की बिना पर लाइनमैन फ़ोन चेक करने आया हो। मैंने लाइनमैन को ऊपर बुला लिया। वो थोड़ी देर तक फ़ोन को चेक करता रहा। उसने 2-3 मरतबा कहीं फ़ोन भी किया, फिर मुझे फ़ोन चेक करने को कहा। मैंने रिसीवर कान से लगाकर देखा, अब टून आ रही थी। गोया फ़ोन ठीक हो चुका था। मैंने लाइनमैन का शुक्रिया अदा किया और वो रुखसत हो गया। इसके जाते ही एहसान आ गए। वो गुस्से से आग बगोला हो रहे थे। आम तौर पर वो रात 8 बजे घर आते थे, मगर इस रोज़ 6 बजे ही आ गए थे। उन्होंने आते ही मुझ पर गरजना बरसना शुरू कर दिया। मैंने इनकी नाराज़गी का सबब पूछा तो उन्होंने कहा, वो लड़का कौन था? मैंने इस्तफसार किया, आप किस लड़के के बारे में पूछ रहे हैं? मैं इस लड़के की बात कर रहा हूँ जो अभी अभी इस बंगले से निकल कर गया है। वो पाँव पटक कर बोले। मैंने बताया, वो कोई लाइनमैन था, टेलीफोन के महकमे से आया था। आपने शिकायत दर्ज करवाई थी, वो फ़ोन ठीक करने आया था। मैंने तो कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। एहसान गुस्से से लाल पीले होते हुए बोले, तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। जो सच था वो मैंने बता दिया। मुझे भी गुस्सा आ गया। मुझे आपसे कोई बात छुपाने की क्या ज़रूरत है? एहसान ने कभी मुझसे इस अंदाज में बात नहीं की थी। इस रोज़ जाने ने क्या हो गया था, वो आपे से बाहिर हो रहे थे। मैंने लाख सफाई पेश की, लेकिन इनकी सुई तो एक ही जगह पर जैसे रुक सी गई थी। वो एक ही बात की तकरार कर रहे थे। अब भी वक्त है इमराना, सच सच बता दो, वो लड़का तुमसे मिलने क्यों आया था? तुम्हारा इससे किस किस्म के ताल्लुकात हैं? जब वो मुसलसल इल्ज़ाम तराशी करते रहे तो मैं भी खामोश न रह सकी। फिर हमारे दरमियान अच्छा खासा झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में मैं काफ़ी देर तक रोती रही, क्योंकि गुस्से में आकर मुझे उन्होंने एक थप्पड़ भी मारा था। मुझे रोता छोड़कर वो घर से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद वापस आए और फिर झगड़ा शुरू कर दिया। जब वो किसी भी तौर पर मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ना हुए तो मैं इनसे नाराज़ होकर इसी हालत में घर से निकल गई और सीधी अख्तर कॉलोनी अम्मी के पास पहुंच गई थी। उसका तवील बयान ख़त्म हुआ तो मैंने पूछा, इमराना, तुम एहसान लोधी के बंगले से कितने बजे निकली थी? इस वक्त कमोबेश रात के 9 बजे थे। तुम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अच्छा खासा झगड़ा हुआ था, मैंने कहा, लेकिन ज़ेरी मंजिल से कोई शख्स ऊपर नहीं झांकने आया। हालांकि नीचे मकतूल की पहली बीवी शाजिया की रिहाइश थी और घर में 2 मुलाजिम भी मौजूद थे। इसकी कोई ख़ास वजह? इमराना ने बताया कि मुलाजमा फरीदा इस रोज़ छुट्टी पर थी और शाजिया अपने रिश्तेदारों के हमरा फिल्म देखने गई हुई थी। ये बात मुझे मुलाजिम लड़के इफ्तिखार अहमद ने बताई थी और इफ्तिखार अहमद शायद इस वक्त बंगले से बाहर गया हुआ था। जब तुम घर से निकली, क्या इस वक्त तक शाजिया वापस आ चुकी थी? मैंने पूछा। वो बोली, शायद वो इस वक्त तक वापस नहीं आई थी। वैसे मैंने इस तरफ कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया था और टैक्सी पकड़कर सीधी अम्मी के पास पहुंच गई थी। इमराना बीबी, अगर वो लाइनमैन दोबारा तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम उसे पहचान लोगी? मैंने एक नहायत ही अहम सवाल किया। उसके चेहरे पर उलझन के आसार पैदा हुए। फिर गैर यकीनी से लहजे में बोली, 3 साल गुजर जाने के बाद मुझे उसके खालो खत तो याद नहीं रहे। फिर मैंने उसे ज़रा गौर से देखा भी नहीं था। ताहम इसके चेहरे पर एक गैर मामूली चीज़ ने मुझे चौंका दिया था। वो गैर मामूली चीज़ क्या थी? मैंने जल्दी से पूछा। इसके बाएं गाल पर किसी गहरे जख्म का निशान था, इमराना ने पुरवसूख अंदाज में बताया, और वो निशान 2-2.5 इंच से किसी भी तौर कम नहीं था। बहुत खूब, मैंने हौसला अफजा लहजे में कहा, ये तुमने बहुत काम की बात बताई है। मुझे यकीन है कि तुम इस लाइनमैन को दोबारा देखते ही पहचान लोगी। हाँ, यकीनन। उसने उस बात में सर हिलाया। पहले जवाब देते हुए इस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया था। मैंने पूछा,
तुम्हें अपने शौहर एहसान लोधी के साथ कितना अरसा अस्तवाजी जिंदगी गुजारने का मौका मिला था? कमोबेश 1.5 साल। बकुआ वाले झगड़े से पहले भी कभी तुम्हारे दरमियान किसी किस्म की लड़ाई हुई थी? इमराना ने नफी में जवाब दिया। एहसान ने तुम पर पहले कभी इस नौयत का शक किया था? कभी भी नहीं, इमराना ने कतईयत से कहा। उन्होंने पहले कभी झगड़ा किया और न ही किसी किस्म के शक का इजहार किया था। मैंने पुलिस की रिपोर्ट में शामिल फारूक नामी शख्स के इश्किया खत का हवाला देते हुए इमराना से पूछा, ये फारूक का क्या चक्कर है? मैं फारूक नाम के किसी शख्स से वाकिफ नहीं हूँ। इसका मतलब है कि वो पुलिस की इख्तरा है? साफ जाहिर है, वो यकीन से बोली। मैंने कहा, पुलिस ने बकुआ पर खाना तलाशी के दौरान में तुम्हारा सामान बनाओ सिंगार में से मज़कूरा खत को बरामद किया था। चालान में भी इस खत का जिक्र है। पुलिस का मौक़िफ़ यह है कि तुमने अपने आशना यानी कि फारूक नामी इस आशिक के ताउन से अपने शौहर को मौत के घाट उतारा है। एक लम्हे के तवक्कुफ़ से मैंने कहा, इमराना, अगर तुम फारूक या इस खत के बारे में कुछ नहीं जानती हो तो मुझे साफ साफ बता दो। वो ठोस लहजे में बोली, इट इज़ ऑल फिक्शन बेग साहब। पुलिस तो एक सीधे साधे मौजिद शहरी की तलाशी के दौरान में जश्न बरामद कर लेती है। ऐसे खतूत और फर्जी आशिक पैदा करना उसके लिए कौन सा मुश्किल काम है। हकीकत यही है कि मैं इस खत और ख़त के लिखने वाले को कतई नहीं जानती। मज़ीद 2-4 अहम बातें पूछने के बाद मैंने अपनी नोटबुक बंद कर दी। इसके बाद मैंने इमराना को चंद ज़रूरी हिदायत दी और उसकी बाइज़्ज़त बर्रियत का यकीन दिलाया और वहाँ से चला आया। अब कुछ जिक्र पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का हो जाए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल एहसान लोधी की मौत 15 सितंबर की रात 9 और 10 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। आला कत्ल कोई तेज़ धार छुरी या खंजर था जिसकी मदद से मकतूल की शहरक काटी गई थी। मेडिकल एग्जामिनर के तज्ज़िये और कीमियाई रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के मैदे में ख्वाब आवर दवा की भारी मिकदार पाई गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई थी कि एहसान लोधी को बेहोशी की हालत में कत्ल किया गया था, यानी जब उसकी शहरक काटी गई तो वो ख्वाब आवर दवा के ज़ेर असर था। एहसान की ख्वाबगाह की तलाशी के दौरान में पुलिस को वैलियम की एक शीशी भी मिली थी जिसमें से निस्फ से ज़्यादा गोलियां इस्तेमाल की जा चुकी थीं। इन गोलियों की पोटेंसी 10 मिलीग्राम थी। ताहम आला कत्ल का कोई सुराग नहीं मिल सका था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा इमराना अपने शौहर को बेहोशी की हालत में कत्ल करने के बाद आला कत्ल अपने साथ ही ले गई थी, जिसे उसने बादशाह रास्ते में कहीं अंधेरे का फायदा उठाते हुए फेंक दिया होगा। शायद एक बात का जिक्र करना मैं भूल गया हूँ। मकतूल एहसान लोधी की बेवा शाजिया ने इस वाक़ये के 6 माह बाद लोधी सोप इंडस्ट्री के जनरल मैनेजर और अपने कज़न रुस्तम अली से शादी कर ली थी। वो दोनों इसी नॉर्थ नाज़माबाद वाले बंगले में रह रहे थे जिसकी बालाई मंजिल की एक ख्वाबगाह में 3 साल कबल इस बंगले के मालिक को मौत के घाट उतारा गया था। आइंदा पेशी पर मैंने अदालत में वकालतनामा दाखिल कर दिया। उसके साथ ही मैंने अपनी मौक्किला और इस केस की मुल्जिमा की दरख्वास्त ज़मानत भी दायर कर दी थी। मैंने पेशकार को ताकीद कर दी थी कि मुझे इतला दिए बगैर वो मुकदमे की तारीख न दे, वरना अब तक यही होता आया था कि हर पेशी पर तारीख ले ली जाती थी या किसी और वजह से कार्रवाई नहीं हो पाती थी। मैं पेशकार के पास ही खड़ा था कि एक जूनियर वकील वहाँ वारिद हुआ। वो सरकारी वकील का असिस्टेंट था। शायद मुझे वो सूरत से नहीं पहचानता था, इसलिए वो मेरी मौजूदगी में पेशकार से लेन देन की कोशिश कर रहा था। इस जूनियर वकील ने दाएं हाथ की बंद मुट्ठी पेशकार की जानिब बढ़ाते हुए कहा, इमराना बेगम वाले केस की तारीख दे दें। निज़ामी साहब आज हाजिर नहीं हो सकेंगे। निज़ामी सरकारी वकील का नाम था। पेशकार ने मुस्कुराते हुए जूनियर वकील को देखा, फिर मेरी जानिब इशारा करते हुए कहा, इनसे मिलिए, ये मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट हैं। अब इमराना का केस यही लड़ेंगे। पहले वाले वकील से केस ले लिया गया है। ओह, जूनियर वकील ने अपनी बंद मुट्ठी वापस खींचकर हाथ पतलून की जेब में डाल लिया, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, तो इमराना बेगम के केस की पैरवी अब आप करेंगे? आपको कोई एतराज़ हो तो मैं इस कोशिश से बाज आ जाता हूँ, मैंने मिजाज के रंग में कहा। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं जनाब, मेरी क्या मजाल है एतराज़ करने की। आप बड़े शौक से लड़ेंगे केस। एक लम्हे के तवक्कुफ़ से उसने इजाफा किया, लेकिन इस केस में जान नहीं है। जान नहीं है तो जल्दी दम तोड़ देगा, मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए पेशकार की जानिब देखते हुए कहा। बराए मेहरबानी
आप हमारे केस का नंबर शुरू में लगा दें, आज इसकी समाअत होना चाहिए। जूनियर वकील ने तजवीज़ आमेज अंदाज में कहा। मेरा ख्याल है कि आज तारीख ले लेते हैं, निज़ामी साहब भी आज बहुत मसरूफ़ हैं। ये केस भी निज़ामी साहब की मसरूफियत का ही एक हिस्सा है, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वैसे मेरे ख्याल में आप भी बआसानी ये केस डील कर सकते हैं। आपकी आंखों से एतमाद झलकता है, मुझे यकीन है कि आपके अंदर बेहतरीन फाइटिंग स्पिरिट मौजूद है। वो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे मोतदिल लहजे में बोला, बेग साहब, इस बात में कोई शक नहीं कि मैं अपने तौर पर इस केस को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकता हूँ, मगर निज़ामी साहब की इजाज़त नहीं है। थोड़ी देर के बाद हमारी केस की आवाज़ पड़ गई। जज ने सरसरी अंदाज में फाइल का जायजा लिया और किसी को खास तौर पर मुखातिब किए बगैर बोला, भाई ये केस इतना तूल खींच रहा है, अभी तक कोई काबिल ज़िक्र कार्रवाई नहीं हुई। इस केस के वकला कहाँ हैं? पेशकार ने मुअद्दब अंदाज में कहा, जनाब आली, मुल्जिमा की जानिब से आज मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट ने वकालतनामा दाखिल किया है और साथ ही मुल्जिमा की ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर की है। जज ने अपने सामने खुली हुई फाइल से निगाह उठाकर मेरी जानिब देखा, फिर पेशकार से इस्तफसार किया, और वकील इस्तग़ासा कहाँ हैं? वकील इस्तग़ासा के नायब अदालत में मौजूद हैं, पेशकार ने बताया। जज ने जूनियर वकील को मुखातिब करते हुए पूछा, वकील इस्तग़ासा खुद क्यों नहीं आए? वो कोई तसल्लीबख्श जवाब न दे सका। मैंने कहा, जनाब आली, इस केस को अदालत में लगे हुए कमोबेश 3 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक कोई खास कार्रवाई अमल में नहीं आई। मेरी मौक्किला गुज़िश्ता 3 साल से जुडिशल रिमांड पर जेल में बंद है। वो बेगुनाह है और उसे किसी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इसे इंसाफ मुहैया किया जाए ताकि इसके साथ होने वाली ज़्यादती का इज़ाला हो सके। जज ने कहा, बेग साहब, मैंने सिर्फ 1 माह पहले इस अदालत का चार्ज संभाला है, अभी तक तो मैं पूरी फाइल भी नहीं देख सका। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने पूछा, आपने अभी तक अपनी मुवक्किला की ज़मानत के लिए कोशिश क्यों नहीं की? जनाब आली, मैंने चंद रोज़ कबल ही मुल्जिमा इमराना का केस अपने हाथ में लिया है। इससे पहले एक दूसरा वकील इसे डील कर रहा था, मैंने वजाहती लहजे में कहा। वो खफगी आमेज अंदाज में बोला, लगता है कि वो वकील 3 साल से सिर्फ तारीखें ही लेता रहा है। मैंने कहा, जनाब आली, मैंने आज अपने वकालतनामे के साथ मुल्जिमा की ज़मानत के कागजात भी दाखिल करा दिए हैं। वकील इस्तग़ासा को पाबंद किया जाए कि आइंदा पेशी पर वो बाकायदा अदालत में हाजिर हो। ठीक है, मैं 1 हफ्ते की तारीख दे देता हूँ, जूनियर वकील ने कहा। जनाब आली, 1 हफ्ते बाद निज़ामी साहब को एक केस के सिलसिले में हाई कोर्ट में पेश होना है, लिहाजा 1 हफ्ते बाद की कोई तारीख दी जाए, जज ने कुसीले लहजे में कहा। इस सूरत में तो मैं 3 रोज़ बाद की तारीख देता हूँ। 3 रोज़ बाद इस मुकदमे की बाकायदा कार्रवाई शुरू हो जाना चाहिए। इस सिलसिले में पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी है। मंजर इसी अदालत का था। मैंने इमराना की ज़मानत के हक़ में दलाइल देते हुए कहा, जनाब आली, मेरी मुवक्किला बेगुनाह है और इसे किसी गहरी साजिश के तहत एक नाकर्दा जुर्म में फंसाया गया है। योर ऑनर, मियाँ बीवी के दरमियान नोक झोंक जिंदगी का हिस्सा है। वक़ुआ के रोज़ भी एक गलतफहमी की बिना पर इनके दरमियान झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा इतना संगीन नहीं था कि जिसके नतीजे में मेरी मुवक्किला अपने शौहर के खून में हाथ रंग बैठती। एक औरत इतनी मामूली सी बात पर ऐसा इंतहाई कदम नहीं उठा सकती, लिहाजा मुअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी इस्तदा है कि वो मेरी मुवक्किला की दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर करते हुए उसकी हथकड़ी खोलने के अहकामात सादिर करें। वकील इस्तग़ासा ने खंकार कर गला साफ किया और ज़मानत के खिलाफ दलाइल देने लगा। जनाब आली, इस केस की नौइयत बहुत संगीन है, लिहाजा मुल्जिमा की ज़मानत इंसाफ के तकाज़ों के मनाफी होगी। जज ने वकील इस्तग़ासा से पूछा, आप इस संगीनी की वजाहत करेंगे? वकील इस्तग़ासा ने कहना शुरू किया, योर ऑनर, ये एक कत्ल का केस है और इस केस में मुल्जिमा के अलावा उसका आशिक नामदार फारूक भी शामिल है। वह मकतूल की अदम मौजूदगी में मुल्जिमा से मिलने आता था और आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मैंने एहतिजाजी लहजे में कहा। वकील इस्तग़ासा मेरी मुवक्किला के लिए नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, इस लग़्व बयानी का कोई सबूत भी है इनके पास? जज ने सवालिया नज़र से वकील इस्तग़ासा को देखा और बोला, जनाब आली, मकतूल एहसान लोधी की उम्र बवक्त कत्ल 55 साल से ज़्यादा थी, यानी मुल्जिमा की दुगनी उम्र से भी ज़्यादा। बूढ़े दौलतमंद शौहर की नौखेज़ बीवी की
किसी नौजवान से आशनाई कोई नामुमकिन नहीं है। हमें मकतूल के बेडरूम से मुलजिमा के सामान में से एक खत भी मिला है जो फारूक नामी एक जवांसाल आशिक ने अपनी महबूबा मुलजिमा इमराना के नाम इरसाल किया था। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? मैंने जोशीले लहजे में कहा, जनाब अली, ये कोई फार्मूला नहीं है कि उमर रसीदा शोहर की जवान बीवी ज़रूर कहीं इश्क भी लड़ाती होगी। बहरहाल मैं वो खत देखना चाहूँगा। जज ने वकील इस्तग़ासा से वो खत दिखाने को कहा। वकील इस्तग़ासा ने अपनी फाइल से एक खत की फोटोकॉपी निकालकर जज की जानिब बढ़ा दी। ये इस खत की नकल थी जो बकौले इस्तग़ासा फारूक नामी किसी नौजवान ने मेरी मुवक्किला को लिखा था। मेरी दरख्वास्त पर जज ने वो फोटोकॉपी देखने के लिए मुझे दे दी। मैंने सरसरी अंदाज में इस खत की तहरीर पर नज़र दौड़ाई। वो एक मोहब्बत नामा था जिसका मज़मून खालिसतन आशिकाना था। इस खत से तो यही ज़ाहिर होता था कि फारूक नामी किसी शख्स ने इसे इमराना के लिए लिखा था। क्या आप मुझे असल खत दिखा सकते हैं? मैंने वकील इस्तग़ासा से पूछा। असल खत इस वक्त मौजूद नहीं है, इसने जवाब दिया। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी बतौर सबूत अदालत में पेश कर दिया जाएगा। जनाब अली, मैंने रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए कहा, इस खत के असल या नकल होने का फैसला करना तो दूसरी बात है। ताहम इस खत से कहीं भी ये ज़ाहिर नहीं होता कि मेरी मुवक्किला या इस खत का नाम नेहाद तख्लीक़कार फारूक किसी भी तौर पर मकतूल एहसान लोदी के कत्ल में मुलव्विस है। आखिर वकील इस्तग़ासा इस खत से क्या साबित करना चाहते हैं? जज ने यही सवाल वकील इस्तग़ासा से किया। वो बोला, जनाब अली, मकतूल एहसान लोदी अपनी सेकंड वाइफ मुलजिमा इमराना से कमोबेश 30 साल बड़ा था। उम्रों के इस फ़र्क की वजह से दोनों मियाँ बीवी में कोई कदरें मुश्तरक नहीं थी। मुलजिमा अपने बूढ़े शौहर से छुटकारा पाना चाहती थी और इस मकसद के लिए एक चाहने वाला बेहतरीन मददगार साबित हो सकता था। जज ने सवालिया निगाह से मुझे देखा। मैंने कहा, जनाब अली, वकील इस्तग़ासा कयासात को बुनियाद बनाकर मेरी मुवक्किला की ज़मानत रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई कुल्लिया या कायदा नहीं है कि अगर उम्रों में बहुत ज़्यादा फ़र्क मौजूद हो तो नौजवान बीवी लाजिमन अपने शौहर से छुटकारा पाने की ख्वाहिशमंद होगी। मेरी मुवक्किला ने बकायमी होश व हवास मकतूल एहसान लोदी से निकाह किया था। इस शादी में एहसान लोदी की पसंद और मर्जी भी शामिल थी। इस सिलसिले में वाक़याती शहादत यह है कि वो दोनों लगभग 1.5 साल तक खुश व खुर्रम रहे और इनके दरमियान कभी कोई अज़दवाजी या माशरती इख्तिलाफ पैदा नहीं हुआ। अगर वकील इस्तग़ासा के ख्याल में सूरत हाल इसके बरक्स थी तो बारे सबूत उनके ज़िम्मे है। जहाँ तक इस खत का ताल्लुक है तो मेरी मुवक्किला इससे कतई लाइल्म है और वो फारूक नामी किसी शख्स से भी वाकिफ़ नहीं है। ये सरासर एक फ़र्ज़ी और मनगढ़ंत खत है जो मेरी मुवक्किला को फांसने के लिए शामिल इस्तग़ासा किया गया है। एक लम्हे के तवक्कुफ़ से मैंने सिलसिला दलाइल जारी रखते हुए कहा, जनाब अली, वक़ुआ को लगभग 3 साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक मेरी मुवक्किला का फ़र्ज़ी आशिक सामने नहीं आया। इन हालात व वाक़ियात की रोशनी में मोअज़्ज़ज़ अदालत से मेरी इस्तदा है कि मेरी मुवक्किला को ज़मानत पर रिहा किया जाए। वो गुज़िश्ता 3 साल से जेल कस्टडी में है। सिन्फ़ नाज़ुक होने की वजह से वो नरमी की मुस्तहिक़ है। वो किसी भी तौर इस्तग़ासा के गवाहों पर असरअंदाज नहीं हो सकती, लिहाजा ज़मानत पर उसकी रिहाई का हुक्म जारी किया जाए। वकील इस्तग़ासा ने कहा, जनाब अली, मुसम्मी फारूक अभी तक मफरूर है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है। वक़ुआ के रोज़ कम से कम 3 अफराद ने उसे मकतूल के घर से निकलते या अंदर दाखिल होते हुए देखा था। वो भी मुलजिमा के साथ एहसान लोदी के कत्ल में मुलव्विस है, लिहाजा मुलजिमा की ज़मानत मंजूर करना किसी भी तौर मुनासिब नहीं होगा। मैंने तमस्खुराना नज़र से वकील इस्तग़ासा को देखा, फिर जज को मुखातिब करते हुए कहा, जनाब अली, पुलिस गुज़िश्ता 3 साल से एक ऐसे फ़र्ज़ी शख्स को तलाश कर रही है जिसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं है। वकील इस्तग़ासा ने एक मरतबा फिर इमराना की ज़मानत रुकवाने के लिए दलाइल देना शुरू किए। जनाब अली, मुलजिमा ने अपने आशना के साथ मिलकर। जज ने सख्त लहजे में उसकी बात काट दी। आप एक ही बात को दोहराते रहेंगे या कोई नई बात भी करेंगे? जनाब, नई बातें तो बहुत सी हैं मगर इनका इज़हार मैं इस्तग़ासा के गवाहों के बयानात के दौरान में करूँगा। फ़िलहाल तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुलजिमा की ज़मानत इंसाफ के उसूलों के ख़िलाफ़ होगी। मैंने कहा, जनाब अली, मेरी मुवक्किला की ज़मानत किसी भी तौर इंसाफ के उसूलों के मुनाफ़ी नहीं होगी। वो एक नाकर्दा जुर्म की पादाश में पहले ही 3 साल की जेल काट चुकी है। इस्तग़ासा के गवाहों पर जिरह के दौरान में मैं भी बहुत से सनसनीखेज़ इंकशाफ करूँगा।
मैं मोजिज़ अदालत को यकीन दिलाता हूँ कि मेरी मौक्किला किसी भी तौर इस्तग़ासा के गवाहों पर असरअंदाज नहीं होगी। दैट्स ऑल योर ऑनर। थोड़ी देर बाद जज ने मेरी मौक्किला इमराना को 50,000 के ज़ाती मचलके पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। ये ज़मानत सलमान के ताउन ख़ास से अमली शक्ल इख्तियार कर सकी थी। ज़मानत की कानूनी कार्रवाई में चंद मिनट लगे थे। रिहाई मिलते ही इमराना ने पहले मेरा फिर सलमान का शुक्रिया अदा किया। इसकी दानिश में हम इसके निजात दहिंदा थे। जज ने पेशकार को मुखातिब करते हुए तहकमाना लहजे में कहा, तमाम गवाहों के नाम आज ही समन रवाना कर दिए जाएं। ये केस अब जल्द से जल्द ख़त्म हो जाना चाहिए, पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी है। फिर जज ने मेरी और वकील इस्तग़ासा की रजामंदी हासिल करने के बाद 1 हफ्ते बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। हम अदालत से बाहर आए तो इमराना बहुत खुश थी। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो आज़ाद हो चुकी थी। वो बार बार अपने हाथों को देख रही थी जहां अब हथकड़ी नज़र नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो माँ बेटी सलमान के साथ रुखसत हो गईं और मैं एक दूसरी अदालत की जानिब बढ़ गया। बरामदे में चलते हुए अकब से किसी ने मुझे पुकारा तो मैं रुक गया और मुड़कर अपने पीछे देखा। सुरमई सूट में मलबूस एक शख्स तेज कदमों से मेरी जानिब बढ़ रहा था। मैं थोड़ी देर पहले इसे अदालत के कमरे में देख चुका था। बेग साहब, उसने करीब आने पर मुसाफा करने के बाद कहा, आपके तर्ज़े इस्तदलाल ने मुझे बेहद मुतासिर किया है। आपने अपनी मौक्किला की ज़मानत कराने के लिए जो नुकात उठाए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। मैं आपकी महारत और तजुर्बे का मुतरिफ़ हो गया हूँ। मेरे ज़हन पर कायम होने वाले आपके इसी तासुर के पेश नज़र मैं आपसे बात करना चाहता था, लेकिन आपने इन माँ बेटी के साथ खासा वक्त सर्व कर दिया और मैं इंतज़ार ही करता रह गया। खैर, अब अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें तो नवाजिश होगी। इस वक्त तो एक दूसरी अदालत में मुझे हाजिर होना है। मैंने रेस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए कहा, अगर बात इंतहाई मुख्तसर हो तो जल्दी जल्दी कर लें। वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं, शायद पहले कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई। शायद नहीं, बल्कि यकीनन, वो मुस्कुराते हुए बोला, आज हम पहली मर्तबा मिल रहे हैं, इसलिए हमारा जानने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने सरसरी से लहजे में कहा, आपकी तारीफ? मुझे रुस्तम अली कहते हैं। ओह, मैं चौंक उठा और फिर पूछा, कौन से रुस्तम अली? रुस्तम अली का नाम सुनते ही फौरन मेरा ध्यान मकतूल एहसान लोधी के साबिक मैनेजर और इसकी बेवा के हालिया शौहर की जानिब चला गया था। फिर रुस्तम के जवाब ने मेरे अंदाजे की तस्दीक भी कर दी। मैं वही रुस्तम अली हूँ जो 3 साल पहले मकतूल एहसान लोधी का मैनेजर हुआ करता था। मेरा मतलब है कि लोधी सोप फैक्ट्री का जनरल मैनेजर। वो अपनी बात ख़त्म करके सेरेलम मुस्कुराया। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, वो अब आप अपने बॉस की बेवा मोहतरमा शाजिया के शौहर नामदार हैं। मैंने गलत तो नहीं कहा? बजा फरमाया आपने, वो खुश दिली से बोला। एहसान साहब के कत्ल के 6 माह बाद मैंने शाजिया की रजामंदी से उससे शादी कर ली थी। बेचारी शौहर की ज़िंदगी ही में बहुत दुखी थी और इसके कत्ल के बाद तो वो बिल्कुल ही टूट कर रह गई थी। शोकन की वजह से एहसान साहब से उसके घरेलू ताल्लुकात बस वाजबी से ही रह गए थे। शाजिया की मुश्किलात का अंदाज़ा मुझसे ज़्यादा और कोई नहीं कर सकता था। ये दूसरी शादी बड़ी जालिम चीज़ होती है। हाँ, ये बात तो है, मैंने मुबहम सा जवाब दिया और फिर कहा, आप तो गालिबन शाजिया के कज़न भी हैं। गालिबन नहीं, यकीनन, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। मैंने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा, रुस्तम साहब, मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं। आपने अपनी कज़न को सहारा देकर यकीनन बहुत नेक काम किया है। एक लम्हे के तवक्कुफ़ से मैंने पूछा, अभी तक आपने बताया नहीं कि मुझसे आपको क्या काम है? आप मेरे बॉस की कातला की पैरवी कर रहे हैं, वो अजीब से लहजे में बोला। बहरहाल ये तो होता ही है और होना ही है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि पहले आपसे मुलाकात न हो सकी, वरना मैं आप ही को वकील इस्तग़ासा मुकर्रर करता। मगर अब क्या हो सकता है? हाँ, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने कहा। मुल्ज़िमा की ज़मानत हो चुकी है और आइंदा। मैंने दानिस्तार जुमला अधूरा छोड़ दिया। रुस्तम ने कोई तबसरा करने के बजाय अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर मेरी जानिब बढ़ा दिया और मुतदिल लहजे में बोला, ये कार्ड रख लें, कभी फुर्सत निकालकर मेरे दफ्तर या घर तशरीफ़ लाएं। मैं आपकी खिदमत में इस केस के बारे में चंद सनसनीखेज़ हक़ाइक़ पेश करना चाहता हूँ। मैंने रुस्तम का 4 कलर प्रिंटेड तारुफ़ी कार्ड हाथ में लेकर उस पर एक उचटती सी नज़र डाली, फिर उसे अपनी जेब में रखते हुए कहा, रुस्तम साहब,
मैं आपके अंदाजे से ज़्यादा मसरूफ़ आदमी हूँ, इस किस्म का कोई वादा तो नहीं कर सकता। आपको जो भी इंकिशाफ करना है वो यहीं कर दें। मैं जानता हूँ बेग साहब, वो संजीदा लहजे में बोला, एक कामयाब वकील बहुत मसरूफ़ होता है, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो किसी पुरसुकून जगह पर बैठकर फुर्सती से बताया जा सकता है, यूं सरे रात चलते फिरते नहीं। वो अपने अंदाज़े गुफ्तगू से मेरे अंदर तजस्सुस को उभारने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे चक्कर देने के लिए कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपसे मुलाकात के लिए वक्त निकालने की कोशिश करूँगा। वैसे एक बात आप अच्छी तरह ज़हन में बिठा लें, आप मुझसे किसी किस्म की कोई गलत तवक्को न बांध लीजिएगा। मैं अपने मुवक्किल के साथ पूरा पूरा इंसाफ करने का कायल हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, उसने ठोस लहजे में कहा, फिर तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अगर आपको फुर्सत ना मिल सकी तो मैं आपके दफ्तर हाजिर हो जाऊँगा। अगर सहमत ना हो तो मुझे अपना विजिटिंग कार्ड इनायत कर दें। आजकल इंसाफ करने और अपने मुवक्किल को इंसाफ दिलाने वाले वकील नापेद से होते जा रहे हैं। मैंने अपना कार्ड निकालकर उसे थमा दिया। वो मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। मैं काफ़ी देर तक इसके बारे में सोचता रहा, लेकिन ये बात मेरी समझ में ना आ सकी कि वो क्यों तन्हाई में मुझसे मिलना चाहता है और इस मुलाकात में वो किस किस्म के सनसनीखेज इंकिशाफात करना चाहता था। मैंने इस सिलसिले में अपने जहन को ज़्यादा थकाना मुनासिब न समझा और ख़ुद को अदालती जिम्मेदारियों में मसरूफ़ कर लिया। इस तकाज़ा की जानिब से कुल 6 गवाहों के नाम पेश किए गए, जिनमें 3 घर के मकीन और 3 महल्ले के अफराद शामिल थे। महल्लेदारों में एक मकतूल का पड़ोसी तारिक महमूद था। तारिक महमूद ने वक़ुआ के रोज़ यानी कि 3 साल कबल 15 सितंबर को एक नौजवान को मकतूल के घर दाखिल होते हुए देखा था। ये वही नौजवान था जो मेरी मौक्किला के मुताबिक फर्जी टेलीफोन लाइनमैन और इस तगाज़ा के मुताबिक मुलजिमा का आशना फारूक था। दूसरे दोनों महल्लेदार गवाहों में एक मौलाना अमीरुद्दीन और दूसरा मलिक कदीर था। इन दोनों ने बकुआ के रोज़ मज़कूरा बाला शख्स को मकतूल के घर से निकलते हुए देखा था। घरेलू मकीनों में मकतूल की बेवा शाजिया, मकतूल का जनरल मैनेजर रुस्तम अली और मुलाजिम इफ्तिखार अहमद शामिल था। इस तकाज़ा का सारा जोर इस बात पर था कि मुलजिमा इमराना और मफरूर आशिक फारूक एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। मुलजिमा अपने बूढ़े शौहर से छुटकारा हासिल करना चाहती थी, लिहाजा उसने अपने महबूब की आनत से अपने बूढ़े शौहर को ठिकाने लगा दिया था, जो बादशाह फरार हो गया था। इस तकाज़ा में मुझे कुछ ऐसे रखने नजर आ रहे थे जो आगे चलकर जिरा के दौरान में मेरे लिए मुआविन साबित हो सकते थे। मैंने अभी तक इस पहलू को ज़ेर बहस लाने की कोशिश नहीं की थी। मुबादा वकील इस तकाज़ा चौकन्ना हो जाता। जज ने अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया तो सबसे पहले इस तकाज़ा की जानिब से मौलाना अमीरुद्दीन बयान देने के लिए हाजिर हुआ। उसने गवाहों वाले कटहरे में आकर सच बोलने का हलफ उठाया, फिर वही मुख्तसर बयान रिकॉर्ड करवाया जो वो पहले पुलिस को भी दे चुका था। वकील इस तकाज़ा ने अपनी जिरा के सिलसिले में सिर्फ एक सवाल किया, मौलाना अमीरुद्दीन साहब, बकुआ के रोज़ आपने जिस नौजवान को मकतूल के घर से निकलते हुए देखा था, क्या वो अपनी शक्ल सूरत और वज़ाकता से टेलीफोन लाइनमैन दिखाई देता था? मौलाना ने इस सवाल का जवाब नफ़ी में दिया। इसके बाद मेरी जिरा की बारी आई। मैं जज की इजाज़त हासिल करने के बाद कटहरे के पास आया और मौलाना अमीरुद्दीन के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, मौलाना अमीरुद्दीन साहब, क्या मैं आपको अपनी आसानी के लिए सिर्फ मौलाना कहकर मुखातिब कर सकता हूँ? मौलाना ने जवाब दिया, इसमें कोई हर्ज नहीं। मैंने कहा, मौलाना, अभी आपने वकील इस तकाज़ा के अकलौते सवाल के जवाब में बताया है कि वक़ुआ के रोज़ आपने जिस नौजवान को मकतूल के घर से निकलते हुए देखा था वो अपने हुलिये और वज़े क़ते से टेलीफोन लाइनमैन नज़र नहीं आता था। उसने इस बात में सर हिलाया। जी हाँ, मैंने यही कहा था। मैंने पूछा, क्या आपके ख्याल में टेलीफोन लाइनमैन किसी मखसूस वज़ाकता और सूरत शक्ल के मालिक होते हैं? मौलाना ने खकार कर गला साफ किया और कहा, देखें साहब, ये तो सामने की बात है। आदमी जिस पेशे से मुंसलिक होता है इसकी झलक इस शख्स में भी नजर आने लगती है, लेकिन मैंने जिस बात से अंदाज़ा लगाया कि वो नौजवान टेलीफोन लाइनमैन नहीं हो सकता था वो दूसरी बात थी। और वो क्या बात थी? मौलाना अमीरुद्दीन ने जवाब दिया, मुझे इस नौजवान के पास टेस्टिंग टेलीफोन हेडसेट कहीं दिखाई नहीं दिया था। ये बात इमराना मुझे पहले भी बता चुकी थी, ताहम मैंने अपनी जिरत जारी रखी। मैंने कहा, मौलाना, मुमकिन है कि टेलीफोन टेस्टिंग हेडसेट लाइनमैन की किट के अंदर रखा हो। उसने जल्दी से जवाब दिया,
इसके पास टूल किट भी नहीं थी, वो बिल्कुल खाली हाथ था। इससे ये बात साबित होती है कि वो नौजवान टेलीफोन के महकमे से ताल्लुक़ नहीं रखता था। मैंने सवालिया लहजे में कहा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं भी यही साबित करना चाहता हूँ, मैंने वकील इस्तग़ासा की तरफ देखते हुए कहा। मेरा अंदाज सरसरी सा था। वो मेरे जुमले की गहराई तक पहुँचे बगैर अजीब सी नज़र से मुझे देखने लगा। मैं बेनियाजी से इस्तग़ासा के गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया। मौलाना, मैंने कटहरे में खड़े हुए मौलाना अमीरुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहा, जब आपने मज़कूरा मफरूर नौजवान को मकतूल के घर से निकलते हुए देखा, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? मैं इस वक्त नमाज पढ़ने मस्जिद की तरफ जा रहा था। कौन सी नमाज? नमाज असर, मैंने पूछा। इसका मतलब है कि वो मगरिब से पहले का वक्त था। उसने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस वक्त कमोबेश 6 बजे थे। मैंने पूछा, वो नौजवान मकतूल के घर से निकलकर किस तरफ गया था? मुझे नहीं मालूम। क्या आपने इस रोज़ के बाद फिर कभी इस नौजवान को देखा? मौलाना अमीरुद्दीन का जवाब नफ़ी में था। मैंने पूछा, मौलाना, अगर वो नौजवान आपके सामने आ जाए तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? मैं यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकता, उसने उलझे हुए लहजे में जवाब दिया। अब इस बात को खासा अरसा गुजर चुका है। मैंने जज की जानिब देखते हुए कहा, मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाब अली। इस्तग़ासा का अगला गवाह मलिक कदीर था। उसने सच बोलने का हलफ उठाया, फिर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। उसका बयान ख़त्म हुआ तो वकील इस्तग़ासा जिरह के लिए उसके कटहरे के पास पहुंच गया। मलिक साहब, उसने गवाह को मुखातिब करते हुए कहा, क्या ये सच है कि वक़ुआ के रोज़ आपने मकतूल के घर से एक नौजवान को पुरस्रार अंदाज में निकलते हुए देखा था? उसने जवाब दिया, 100% सच है। वकील इस्तग़ासा ने पूछा, क्या उसके हाथ में आपने कोई थैला या औजारों वाली किट भी देखी थी? थोड़ी देर पहले इस्तग़ासा का गवाह मौलाना अमीरुद्दीन मोअज़्ज़िज़ अदालत को बता चुका था कि उसने मज़कूरा नौजवान के पास औजारों वाली किट देखी थी और न ही कोई टेलीफोन टेस्टिंग हैंडसेट। लेकिन मौलाना के इस बयान से मलिक कदीर वाकिफ नहीं था। एक बात की वजाहत कर दूं कि अदालत में एक वक्त में सिर्फ एक गवाह को ही बयान और जिरह के लिए बुलाया जाता है, ताकि इसके जवाबात से दूसरे गवाह की शहादत मुतासिर न हो सके। पहले जिस कटहरे में मौलाना अमीरुद्दीन गवाही देकर गया था, अब वहाँ मलिक कदीर खड़ा था। मलिक कदीर ने वकील इस्तग़ासा के सवाल का जवाब देते हुए बताया, मैंने इस नौजवान के हाथ में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी। वकील इस्तग़ासा ने पूछा, कोई टेलीफोन टेस्टिंग हैंडसेट वगैरह? नहीं जनाब। वकील इस्तग़ासा ने 2-4 रस्मी सवालों के बाद जिरह ख़त्म कर दी। अपनी बारी पर मैं गवाह के कटहरे के नज़दीक आया और अपनी जिरह का आगाज़ करते हुए सवाल किया, मलिक कदीर साहब, आपका शुगल क्या है? मैं रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। आप किस महकमे से और कब रिटायर्ड हुए हैं? उसने एक सरकारी महकमे का नाम लिया और बताया, मैं पिछले साल ही रिटायर्ड हुआ हूँ। मैंने कहा, इसका मतलब है कि वक़ुआ के वक्त आप ऑन जॉब थे? बिल्कुल दुरुस्त, वो पुरएतमाद लहजे में बोला। मैं दानिस्ता इससे गैर मुतालिक सवाल कर रहा था। मैंने पूछा, मलिक साहब, रिटायरमेंट की ज़िंदगी कैसी लग रही है? अच्छी है, उसने मुख्तसर जवाब दिया। मैंने पूछा, क्या आपको याद है वक़ुआ किस तारीख को पेश आया था? न सिर्फ तारीख बल्कि मुझे दिन भी याद है, वो जल्दी से बोला। फिर बताया, 15 सितंबर बरोज़ बुध। बहुत खूब, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। इसका मतलब है आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। एक्सीलेंट, वो फ़ख्रिया लहजे में बोला। मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, मलिक साहब, आपने थोड़ी देर पहले वकील इस्तग़ासा के एक सवाल के जवाब में 100% के अल्फाज अदा किए थे। क्या आपको वो सवाल याद है या आपकी याददाश्त का इम्तहान भी है? उसने एक लम्हे को सोचा और फिर जवाब दिया, वकील इस्तग़ासा ने मुझसे पूछा था कि क्या ये सच है कि वक़ुआ के रोज़ मैंने मकतूल के घर से एक नौजवान को पुरस्रार अंदाज में निकलते हुए देखा था? और आपका जवाब हाँ में था। जी हाँ। आप पुरस्रार अंदाज की वजाहत करेंगे? मैंने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। वो नौजवान खासा बौखलाया हुआ था, मलिक कदीर ने जवाब दिया। क्या आप इस नौजवान को जानते हैं? नहीं। इस रोज़ के बाद आपने कभी इसे दोबारा देखा हो? फिर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया, उसने जवाब दिया। अगर नज़र आ जाए तो इसे पहचान लेंगे? मेरा ख्याल है कि मैं इसे पहचान लूँगा। अपनी याददाश्त पर बहुत एतमाद है आपको। आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट। थैंक यू साहब। मैंने इस्तग़ासा के गवाह मलिक कदीर पर अपनी जिरह ख़त्म की तो जज की इजाज़त से तीसरा गवाह
तारिक महमूद कटहरे में आकर खड़ा हो गया। खलफ बर्दारी के मराहिल से गुजरने के बाद इसने अपना मुख्तसर सा बयान दोहराया। वकील इस्तग़ासा ने इस पर सरसरी सी चिढ़ा की। इसके तमाम सवालात का मकसद सिर्फ ये बावर करवाना था कि वक़्वा के रोज़ गवाह ने एक अजनबी नौजवान को मकतूल के घर में दाखिल होते हुए देखा था। मैंने अपनी जिरह का आगाज़ करते हुए इस्तग़ासा के गवाह से पूछा, तारिक महमूद साहब, आपने मज़कूरा अजनबी नौजवान को वक़्वा के रोज़ कितने बजे मकतूल एहसान लोधी के घर में दाखिल होते हुए देखा था? मेरा ख्याल है कि इस वक्त शाम के 5:30 बजे थे। यानी आपको यकीन नहीं है? वो बोला, इस बात को काफ़ी अरसा गुजर चुका है, मैं यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। मैंने अगला सवाल किया, क्या आप बता सकते हैं कि मज़कूरा नौजवान मकतूल के घर से कितने बजे रुखसत हुआ था? मैं इस सिलसिले में माजरत चाहूँगा। वो दोनों हाथ हवा में फैलाते हुए बोला, मैंने जब इस नौजवान को एहसान लोधी के घर में दाखिल होते हुए देखा, उस वक्त मैं अपने घर से गाड़ी में निकल रहा था। इस रात मेरी वापसी खासी ताख़ीर से हुई थी। वापसी घर पहुंचकर ही मुझे मालूम हुआ था कि एहसान लोधी को कत्ल कर दिया गया था। तारिक साहब, आप मकतूल के पड़ोसी हैं। मैंने सवालात के ज़ाविये को तब्दील करते हुए पूछा, आप मकतूल के पड़ोस में कितने अरसे से रह रहे हैं? कमोबेश 10 साल से, उसने एक लम्हा सोचने के बाद जवाब दिया। फिर तो आप इन्हें अच्छी तरह जानते होंगे। खासी हद तक। वो मिजाज के कैसे थे? बहुत अच्छे थे। उनकी दूसरी शादी पर घर में कोई हंगामा तो नहीं हुआ था? मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। शायद आप मेरा मतलब नहीं समझे, मैंने वज़ाहती अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। मेरे पूछने का मकसद यह है कि जब मकतूल ने मुल्ज़िमा इमराना से शादी की तो इसकी पहली बीवी शाज़िया ने कोई तूफ़ान तो खड़ा नहीं किया था? दरूने खाना कुछ हुआ हो तो मुझे मालूम नहीं, तारिक महमूद ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, लेकिन मंजर आम पर ऐसी कोई खबर नहीं आई। क्या आपने कोई ऐसी खबर सुनी थी कि मकतूल अपनी दूसरी बीवी मुल्ज़िमा से झगड़ा करता रहता था? उसने नफ़ी में जवाब दिया। मैंने पूछा, मुल्ज़िमा इमराना मकतूल की दूसरी बीवी की हैसियत से कमोबेश 1.5 साल तक आपके पड़ोस में आबाद रही थी, आपने उसका रवैया कैसा पाया? वो इंतहाई मिलनसार और शाइस्ता औरत थी। इसके किरदार के बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने इसके किरदार में कुछ झोल नहीं पाया। मैंने पूछा, तारिक साहब, आपने वक़्वा के रोज़ जिस नौजवान को मकतूल के घर में दाखिल होते हुए देखा था, क्या आप उसे जानते हैं? नहीं जनाब, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता। इससे पहले या बाद में आपने इसे कहीं देखा हो? कतई नहीं। अगर कभी नज़र आ जाए तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? मैं वसूख से तो कुछ नहीं कह सकता, वो उलझन आमेज़ अंदाज में बोला, क्योंकि मैंने सिर्फ इसकी एक झलक देखी थी। अब तो मुझे उसकी शबीहा भी याद नहीं है। मैंने उसके साथ ही अपनी जरा ख़त्म कर दी। अगला गवाह मकतूल का घरेलू मुलाजिम इफ्तिखार अहमद था। इसकी उम्र लगभग 14 साल थी। वह मकतूल के घर में ऊपरी काम करता था और बाजार से सौदा सलफ लाता था। इस वक्त वो खासा नर्वस नज़र आ रहा था, हालांकि सूरत से वो अच्छा खासा तेज़ नज़र आता था। इफ्तिखार अहमद अपना हल्फिया बयान दे चुका तो वकील इस्तग़ासा ने घुमा फिरा कर 2-4 सवालात किए और फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मैं अपनी जगह से उठा और इफ्तिखार वाले कटहरे के नज़दीक जाकर खड़ा हो गया। वो खासा सहमा हुआ दिखाई देता था। मैंने उसका खौफ दूर करने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में अपनी जिरह की शुरुआत की। इफ्तिखार अहमद, क्या इससे पहले भी कभी अदालत में आए हो? उसने सर हिलाया। न कभी अदालत में आया हूँ और न कभी थाने गया हूँ। मकतूल एहसान लोधी के पास कितने अरसे से काम कर रहे हो? अब तो जी मैं रुस्तम साहब के पास काम करता हूँ। तुम ठीक कह रहे हो। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और फिर कहा, मेरा मतलब ये था कि तुम इस बंगले पर कब से काम कर रहे हो? पूरी ज़िंदगी यहीं गुजरी है जनाब, उसने जवाब दिया। मुझे तो याद भी नहीं कि कब यहाँ आया था। तुम्हारे वालिदैन कहाँ रहते हैं? मैं अपने माँ बाप के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने पूछा, बंगले से तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है? मुझे तनख्वाह नहीं मिलती जनाब। क्या मतलब? साहब मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, इफ्तिखार अहमद ने जवाब दिया। वो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, मुझे जेब खर्च भी मिलता है, फिर तनख्वाह का क्या सवाल? मैंने महसूस किया कि अब वो खौफ व हिरास की कैफियत से निकल आया था। मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए सवाल किया, इफ्तिखार अहमद, क्या ये सच है कि वक़्वा के रोज़ नौजवान टेलीफोन ठीक करने आया था, उसके लिए दरवाज़ा तुमने ही खोला था? जी हाँ, ये सच है। फिर तुमने क्या किया था? मैंने ऊपर जाकर छोटी बेगम साहिबा को इसकी इत्तला दी थी, इफ्तिखार ने बताया। हालांकि ये मेरा काम नहीं था। क्या मतलब तुम्हारा काम नहीं था?
वो बोला, बात दरअसल ये है वकील साहब कि मैं निचली मंजिल पर बड़ी बेगम साहिबा के लिए काम करता हूँ और ऊपरी मंजिल के काम दूसरी मुलाजमा फरीदा करती थी, लेकिन इस रोज़ फरीदा छुट्टी पर थी, इसलिए मुझे ऊपर जाना पड़ा। अच्छा अच्छा, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, तो तुम लोगों ने ऊपर और नीचे के काम आपस में बांट रखे हैं? जी हाँ, मगर ये पहले की बात है जब एहसान साहब जिंदा थे, इफ्तिखार ने भराई हुई आवाज़ में जवाब दिया। अब तो ऊपर और नीचे का सिलसिला ही नहीं रहा, मैं किसी भी वक्त ऊपर जा सकता हूँ और फरीदा भी मेरे साथ नीचे ही रहती है। मैंने अगला सवाल किया, जब तुमने बालाई मंजिल पर जाकर छोटी बेगम साहिबा को इस लाइनमैन की आमद की इतला दी तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने अपनी हैरत का इजहार किया था। तुम लाइनमैन को ऊपर छोड़कर वापस नीचे आ गए थे या वहीं ऊपर ही रहे थे? मैं फौरन नीचे आ गया था। मैंने पूछा, जब वो लाइनमैन वापस गया उस वक्त तुम कहाँ थे? क्या तुमने उसे जाते हुए देखा था? मैं इस वक्त कोई सौदा लेने बंगले से बाहर गया हुआ था, इफ्तिखार ने कुछ सोचते हुए कहा, इसलिए मेरे वापस आने से पहले वो जा चुका था। मैंने अचानक पूछा, इस लाइनमैन का नाम क्या था? क्या वो लाइनमैन पहले कभी टेलीफोन ठीक करने बंगले पर नहीं आया था? मैंने उसके चेहरे का बगौर जायजा लेते हुए सवाल किया। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था और इसके बाद में भी कभी नहीं, वो कतईयत से बोला। पुलिस तो 3 साल से उसे तलाश कर रही है, लेकिन खुदा जाने उसे जमीन ने निगल लिया है या आसमान खा गया है। इफ्तिखार अहमद, मैंने गवाहों के कटहरे में खड़े नौ उम्र इस्तगासा के गवाह को मुखातिब करते हुए अपनी जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाया। तुमने अभी अभी बताया कि तुम बड़ी बेगम शाजिया की खिदमत के लिए शेरी मंजिल पर रहते थे। उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने पूछा, जिस वक्त वो अजनबी लाइनमैन बालाई मंजिल का टेलीफोन चेक करने आया था उस वक्त तुम्हारी बड़ी बेगम साहिबा क्या कर रही थी? वो इस वक्त बंगले में मौजूद नहीं थी। कहाँ गई हुई थी वो? वो अपने रिश्तेदारों के साथ फिल्म देखने गई थी। मैंने पूछा, वो कितने बजे बंगले से निकली थी? तकरीबन 5 बजे। और वापस कब आई थी? वो कुछ सोचते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि वो 9 बजे के बाद ही वापस लौटी थी। मुझे उस वक्त बहुत जोर की नींद आ रही थी, इसलिए सही वक्त तो याद नहीं रहा। इस दिन चूंकि फरीदा छुट्टी पर थी इसलिए उसके हिस्से का काम भी मुझे ही करना पड़ा था। मैं थक कर चूर हो गया था। मैंने पूछा, जरा सोच कर बताओ, वकुआ के रोज तुम्हारे साहब कितने बजे घर आए थे? मैं जब सौदा लेकर वापस आ रहा था तो इनकी गाड़ी भी वहां पहुंची थी। मैंने खुद इनके लिए गेट खोला था, इफ्तिखार अहमद ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि इस वक्त शाम के 6 बजे थे। क्या मकतूल एहसान लोधी रोजाना 6 बजे ही घर आते थे? नहीं जी, वो तो अमूमन 8-9 बजे तक आते थे। वकुआ के रोज तुमने कोई खास बात नोट की थी? किस किस्म की खास बात? उसने उल्टा सवाल कर दिया। मैंने कहा, मसलन बालाई मंजिल से तुम्हें किसी किस्म के लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आई थी? नहीं जनाब, मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। मैं इस वक्त बंगले के अंदरूनी हिस्से में था। वैसे मैं एक बात आपको बता दूं कि छोटी बेगम साहिबा और साहब जी के दरमियान कभी झगड़ा नहीं हुआ था। मैंने पूछा, इफ्तिखार अहमद, वकुआ के रोज़ तुम्हारे साहब घर आने के बाद दोबारा घर से बाहर निकले थे? जी हाँ, वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। इस वक्त इनका मूड कैसा था? मैंने गौर नहीं किया। मैंने सवालात के सिलसिले को समेटते हुए पूछा, इफ्तिखार अहमद, तुम्हें कब और कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारे साहब एहसान लोधी को कत्ल कर दिया गया है? उसने जवाब दिया, मुझे तकरीबन आधी रात को ये बात मालूम हुई थी। घर में शोर की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई थी। बड़ी बेगम साहिबा के वापस लौटने के बाद मैं फौरन सो गया था। जब मैं उठा तो रुस्तम साहब फ़ोन पर पुलिस वालों को इस वारदात की इतला दे रहे थे। पहले तो मेरी समझ में कुछ भी ना आया, फिर मुझे बताया गया कि छोटी बेगम साहिबा साहब जी को कत्ल करके घर से फरार हो गई हैं। तुम्हें ये बात किसने बताई थी? बड़ी बेगम साहिबा ने। मैंने कहा, इफ्तिखार अहमद, क्या तुम्हें इस खबर पर यकीन आ गया था? फौरी तौर पर तो यकीन नहीं आया था जनाब, उसने जवाब दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब पुलिस वाले वहां पहुंचे और बालाई मंजिल के एक बेडरूम में साहब जी की लाश पाई गई तो मुझे यकीन करना ही पड़ा। एक आखिरी सवाल, मैंने इफ्तिखार की आंखों में देखते हुए कहा, अगर कभी दोबारा तुम्हें वो लाइनमैन नजर आ जाए तो क्या तुम उसे पहचान लोगे? बहुत अच्छी तरह पहचान लूंगा जनाब, वो पुरवसूख लहजे में बोला। इसकी सूरत मेरे जहन में नक्श है। बहुत खूब। ये कहते हुए मैंने अपनी जिरह का सिलसिला ख़त्म कर दिया। इसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त भी ख़त्म हो गया। कुछ देर बाद जज ने 10 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। मैंने कहा, जनाब आली,
इस्तग़ासा के 2 गवाहों की शहादत बाकी रह गई है। मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत से इस्तदा करूँगा कि आइंदा पेशी पर इन्हें हर सूरत अदालत में हाजिर किया जाए। मैं जल्द से जल्द गवाहों पर जिरह ख़त्म करके दलाइल की तरफ आना चाहता हूँ। जज ने वकील इस्तग़ासा को ताकीद की। वकील साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आइंदा पेशी पर बाकी दोनों गवाह अदालत में मौजूद होना चाहिए। और राइट योर ऑनर, वकील इस्तग़ासा ने गर्दन तस्लीम खम करते हुए कहा। फिर मानदाना नज़र से मुझे देखा। मैं वकील मुखालिफ की नज़र को नज़रअंदाज करते हुए अदालत के कमरे से बाहर आ गया। 2 रोज़ बाद दोपहर में मेरे दफ्तरी फ़ोन की घंटी बजी। इस रोज़ मेरी सेक्रेटरी छुट्टी पर थी, लिहाजा फ़ोन बराह रास्त मुझे ही रिसीव करना पड़ा। मैंने रिसीवर कान से लगाते हुए शाइस्ता लहजे में कहा, हेलो, मिर्ज़ा अमजद बेग से बात करवाएं। दूसरी जानिब से निस्वानी आवाज़ में कहा गया। बोलने वाली के लहजे में तहकुम पाया जाता था। मैंने कहा, बात कर रहा हूँ। ये आपने कातिलों की वकालत कब से शुरू कर दी बेग साहब? उसके लहजे से गुस्से का इजहार होता था। मैं कदरे संभल कर बैठ गया और मोहतात लहजे में कहा, आपने अभी तक अपना तारुफ नहीं करवाया। वो बदस्तूर झुंझुलाहट आमेज लहजे में बोली, मैं ना तो आपकी कोई परस्तार हूँ और ना ही किसी केस के सिलसिले में आपको वकील करना चाहती हूँ। तो फिर आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि आप कातिलों को बेगुनाह साबित करने की कोशिशों से बाज आ जाएं। वो अजीब झक्की औरत थी। एक ख्याल मेरे जहन में ये आया कि इसके साथ मगजमारी करने से बेहतर है कि मैं फ़ोन बंद कर दूं, लेकिन मैंने फिर इसके दिमाग की कीड़ी झाड़ने का फैसला कर लिया। मैंने कहा, मोहतरमा, जब तक कोई केस अदालत में ज़ेर समाअत होता है, इस वक्त तक मुकदमे में माखूज़ शख्स मुल्जिम कहलाता है, यानी अज़रुए कानून वो यकीनी तौर पर मुजरिम नहीं होता। लेकिन जब इस पर जुर्म साबित हो जाता है और अदालत इसे सज़ा सुना देती है, तो फिर वकील का इससे कोई वास्ता नहीं रहता। आप मुझे कानून पढ़ाने की कोशिश ना करें, ठीक है? तो फिर बात ख़त्म, अल्लाह हाफिज़। मैंने ये कहते हुए रिसीवर रखने का इरादा किया ही था कि दूसरी जानिब से वो जल्दी से बोली, मैं शाज़िया रुस्तम बात कर रही हूँ। कौन शाज़िया रुस्तम? बेख्तियार मैंने पूछा। वही जिसके शौहर की कातिला को आप बाइज्जत बरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जहरखंद लहजे में बोली, ओह, तो ये आप हैं। मैंने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? एक लम्हे को रुककर मैंने इजाफा किया, मुझसे कोई गलत तवक्को मत रखिएगा। मैं अव्वल ताखिर अपने मुवक्किल को इंसाफ दिलाने की कोशिश करता हूँ। वो तेज़ लहजे में बोली, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप मेरे शौहर की कातिला को बचाने पर क्यों तुले बैठे हैं? आपके साबिक शौहर के कत्ल में माखूज़ मुल्जिमा इमराना। मैंने तस्हीह की। आपके मौजूदा शौहर तो रुस्तम अली हैं, जो कभी लोधी सोप इंडस्ट्री के जनरल मैनेजर हुआ करते थे। वो बोली, चलें यही समझ लें। अब मेरे सवाल का जवाब दें। आपके सवाल का सीधा और सच्चा जवाब यह है कि मैं अपने पेशे के तकाजे निभा रहा हूँ। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, पेशे के तकाजे निभा रहे हैं या ताइवान की कमाई समेट रहे हैं? उसने तंज़िया अंदाज में कहा। मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। ताहम मैंने अपने गुस्से का इजहार करने के बजाय सिर्फ इतना कहा, आपके इस फजूल सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है और अब मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। बड़े शौक से रिसीवर रखें, वो बेनियाजी से बोली, लेकिन ऐसा करने से पहले मेरी ये बात नोट कर लें कि वो मनूस इमराना मेरे साबिक शौहर की कातिला है और यही सदाकत है, यही हकीकत है। मैंने कतरे नर्म लहजे में कहा, खातून, बात यह है कि कानून ज़बानी कलामी बातों को अहमियत नहीं देता। सदाकत को परखने का अदालत का अपना एक तरीका होता है। और वो तरीका क्या है? उसके सवाल में तंज की आमेजिश वाज़ेह महसूस हो रही थी। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे? मैंने कहा कि वो तरीका आपको अदालत के कमरे में मालूम हो जाएगा। फिर इससे पहले कि वो बात को मज़ीद बढ़ाती, मैंने रिसीवर क्रैडल कर दिया। दोबारा फ़ोन की घंटी बजने की तवक्को करते हुए मैं शाज़िया की बातों पर गौर करने लगा। इसका यूँ फ़ोन करना मेरी समझ में नहीं आया था। इससे पहले इसके शौहर रुस्तम अली ने भी मुझे घर आने की दावत दी थी और वो कुछ हक़ाइक़ मेरे इल्म में लाना चाहता था। मुझे अच्छी तरह याद था कि रुस्तम अली ने कहा था कि अगर मैं इससे मुलाकात के लिए वक्त ना निकाल सका तो वो खुद मुझसे मिलने दफ्तर आ जाएगा, लेकिन अभी तक उसने ऐसी कोई कोशिश नहीं की थी। खुदा जाने ये दोनों मियाँ बीवी मुझसे किस किस्म के तवक्कुआत वाबस्ता किए बैठे थे, या ये भी हो सकता था कि वो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हों, मुझे अपनी बेसरोपा बातों में उलझाकर केस से मेरी तवज्जो हटाने का इरादा रखते हों। मैं इनके बारे में सोच सोच कर वाकई उलझ रहा था। जब मेरी तवक्को के बरखिलाफ
काफ़ी देर तक फ़ोन की घंटी नहीं बजी तो मैं इस जोड़े का ख्याल अपने जहन से झटक कर काम में मसरूफ़ हो गया। गवाहों के कटहरे में मिसेस रुस्तम खामोश खड़ी थी। थोड़ी देर पहले वो मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुकी थी। इसके बयान में कोई नई बात नहीं थी। उसने जो कुछ पुलिस को बताया था कमोबेश अदालत को भी वही बयान दिया था। वकील इस्तग़ासा ने वाजबी से सवालात के बाद अपनी जिरा ख़त्म कर दी तो मैं अपने हिस्से के काम के लिए अपनी जगह से उठकर शाज़िया वाले कटहरे के पास आकर खड़ा हो गया। वो मुखालिफाना नज़र से मुझे देख रही थी लेकिन खामोश थी। मैंने जिरा का आगाज़ करते हुए कहा, मोहतरमा, मैं आपको किस नाम से मुखातिब करूं? मिसेस रुस्तम या मिसेस शाज़िया? आप कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही बात है। शुक्रिया मिसेस शाज़िया, मैंने कहा और फिर पूछा, क्या ये सच है कि आपका मौजूदा शौहर रिश्ते में आपका कज़न होता है? हाँ, ये सच है। आपसे शादी से पहले वो आपके साबिक शौहर मकतूल एहसान लोधी की फैक्ट्री में जनरल मैनेजर की हैसियत से काम करता था? जी हाँ, ऐसा ही था, उसने मुख्तसर जवाब दिया। मैंने पूछा, और ये मुलाजमत रुस्तम अली को आपकी सिफारिश पर दी गई थी? वो इस पोस्ट का अहल था। वो अपना निचला होंठ काटते हुए बोली, किसी की जायज़ सिफारिश करना कोई बुरी बात नहीं है। क्या आपको मेरे माजी के इस अमल पर कोई एतराज़ है? मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर मैंने अगला सवाल किया, बेगम रुस्तम अली, क्या ये सच है कि रुस्तम किसी ज़माने में आपको पसंद करता था और आपसे शादी का ख़्वाहां भी था? एक लम्हे को रुककर मैंने वजाहत की, मेरा मतलब इस दौर से है जब मकतूल एहसान लोधी से आपकी शादी नहीं हुई थी। मुझे एतराज़ है जनाब आली, वकील इस्तग़ासा ने फ़ौरन मुदाखलत की। वकील सफ़ाई खामखा मोअज़्ज़िज़ गवाह की निजी ज़िंदगी को ज़ेरे बहस ला रहे हैं। मैंने वकील मुखालिफ की जानिब देखते हुए कहा, मेरे फाजिल दोस्त, अगर गवाह मेरे सवाल का जवाब न देना चाहे तो मैं इसके लिए दबाव नहीं डालूंगा। वकील इस्तग़ासा ने शाज़िया की तरफ देखा। वो बेजारी से बोली, मैं रुस्तम अली की माजी की ऐसी किसी भी ख्वाहिश से वाकिफ़ नहीं हूँ। अगर वो दिल में ऐसा ख्याल रखता था तो आपके सवाल का जवाब भी वही देगा। ठीक है, इनसे भी पूछ लिया जाएगा, मैंने सरसरी लहजे में कहा। फिलहाल आप ये बताएं कि आपसे शादी से पहले रुस्तम अली आपके घर आते जाते थे? सभी रिश्तेदार मुझसे मिलने आते रहते हैं। मैंने आपके कज़न रुस्तम अली के बारे में पूछा है। वो बोली, इसका तो हमारे घर से दोहरा ताल्लुक था। एक तरफ वो मेरा कज़न था तो दूसरी जानिब वो मेरे शौहर का जनरल मैनेजर भी था। इसलिए रुस्तम अली की हमारे घर में आमदोशुद कोई अचंभे की नहीं बल्कि ऐन मुमकिन कुदरती बात है। मैंने पूछा, क्या बकुआ के रोज़ भी रुस्तम अली आपके घर में मौजूद था? वो तामुल करते हुए बोली, बकुआ के वक्त वो घर में मौजूद नहीं था बल्कि बाद में आया था। और बकुआ के वक्त आप भी घर पर नहीं थी? जी हाँ, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ फिल्म देखने गई हुई थी। कौन से रिश्तेदार? मेरी छोटी बहन और उसके ससुराली रिश्तेदार। बकुआ के रोज़ आप घर से फिल्म देखने के लिए कितने बजे निकली थीं? तकरीबन 5 बजे। आप कौन सा शो देखने का इरादा रखती थीं? उसने जवाब दिया कि फर्स्ट शो, यानी 6 से 9 वाला। इस शो की मुनासबत से आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी घर से निकल पड़ी थीं। मैंने तीखे अंदाज में सवाल किया। मज़कूरा शो ग़ालिबन 6:30 बजे शुरू होता है। मुझे हैदरी से अपनी बहन और उसके ससुराली रिश्तेदारों को भी लेना था, शाज़िया ने बताया, इसलिए मैं थोड़ा मार्जिन रखकर घर से रवाना हुई थी। वो तो खैरियत गुजरी कि फिल्म की पेश की बुकिंग हो गई थी, वरना हैदरी से रवाना होते होते 6 बज चुके थे। अगर हमारे पास एडवांस टिकट मौजूद न होते तो शायद हमें फिल्म देखे बगैर ही वापस आना पड़ता, क्योंकि वो फिल्म खासा रश ले रही थी। मिसेस शाज़िया, मैंने इस्तग़ासा के गवाह को मुखातिब करते हुए सवाल किया, वक़ुआ के रोज़ जब आप फिल्म देखने की गर्ज से घर से रवाना हुई तो क्या इस वक्त तक आपके साबिक मकतूल शौहर एहसान लोधी घर आ चुके थे? नहीं, वो मेरे जाने के बाद आए थे, शाज़िया ने जवाब दिया। फिर तो आपने टेलीफोन वाले लाइनमैन को नहीं देखा होगा। मैंने उसके बारे में वापस आने के बाद सुना था। मैंने पूछा, आप सिनेमा हाउस से किस वक्त वापस आई थीं? लगभग 9:30 बजे। आपको एहसान लोधी के कत्ल के बारे में कैसे मालूम हुआ था? शायद मुझे दूसरी सुख्ता किस्सानिया के बारे में मालूम न होता अगर रुस्तम अली वो सनसनीखेज इत्तला न लेकर आता, शाज़िया ने पुरख्याल अंदाज में कहा। रुस्तम की फराहम करदा इत्तला के बाद ही हमने पालाई मंजिल पर जाकर देखा था और एहसान को बेडरूम में मुर्दा पाया था। उसकी गर्दन शहरक से कटी हुई थी। मैंने तजस्सुस आमेज लहजे में सवाल किया, मोहतरमा शाज़िया रुस्तम, क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताना पसंद करेंगी
کہ आपका कज़न कौन सी सनसनीखेज इत्तला लेकर आया था। रुस्तम अली ने बताया था कि उसने थोड़ी देर पहले इमराना को एक टैक्सी में बैठकर अफरा तफरी के आलम में जाते हुए देखा था। शाजिया ने बताया। रुस्तम का ख्याल था कि बालाई मंजिल पर यकीनन कोई गड़बड़ हुई है और बादशाह उसका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। मैंने सवालात के ज़ाविये को तब्दील करते हुए पूछा, मिसेस रुस्तम, जब आपके मकतूल शौहर एहसान लोधी ने इमराना से शादी की तो आपके एहसासात क्या थे? वही जो किसी भी औरत के होने चाहिए, यानी कि आप मकतूल के इस अमल से खुश नहीं थीं। तो क्या मुझे खुश होना चाहिए था? उसने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। मैंने कहा, मेरा ये मतलब नहीं था। वो बेजारकुन अंदाज में बोली, फिर क्या मतलब था आपका? मैंने कहा कि मैं सिर्फ आपके एहसासात और जज्बात जानना चाहता था। तमाम मशरकी औरतों के जज्बात और एहसासात एक से होते हैं, शाजिया ने कहा, लेकिन मर्दों को हमारे माशरे में दूसरी शादी से रोकना खासा दुश्वार काम है। वो इस नेक काम के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। मैंने पूछा, दूसरी शादी के बाद मकतूल का आपसे रवैया कैसा था? रवैया? वो इतना कहकर खामोश हो गई। उसके चेहरे पर नाखुशगवारी के तासुरात नुमायां नजर आ रहे थे। मैंने अपना सवाल दोहराया। वो तामुल करते हुए बोली, इसे ऊपर वाली से फुर्सत मिलती तो मुझसे किसी रवैये का सवाल पैदा होता था। अच्छे या बुरे रवैये का फैसला करना तो बात की बात है। ऊपर वाली से शाजिया की मुराद इस मुकदमे की मुलजिमा और मेरी मौक्किला इमराना से थी, क्योंकि इसकी रिहाइश बंगले की बालाई मंजिल पर थी। मैंने अगला सवाल किया, इमराना का रवैया आपसे कैसा था? मालूम नहीं, उसने कंधे उचकाए। मैंने पूछा, मालूम नहीं या बताना नहीं चाहती? आप जो भी समझ लें, वो बेपरवाही से बोली। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हमारे दरमियान खुशगवार माहौल में एक मर्तबा भी बातचीत नहीं हुई थी। मैंने पूछा, मिसेस रुस्तम, दूसरी शादी से पहले मकतूल एहसान लोधी आपके साथ कैसा सलूक करते थे? आप इस सलूक को गैर इंसानी तो नहीं कह सकते, ताहम उसका रवैया मेरे साथ मोहब्बत आमेज नहीं था, शाजिया ने जवाब दिया, और इसकी वजह यही डायन मुलजिमा इमराना ही थी। जब से इस मनूस ने एहसान को अपने जाल में फांसा था, वो बदले बदले से नजर आने लगे थे। पहले इस आफत की परकाला ने मुझसे मेरा शौहर छीना, फिर इसकी जिंदगी छीन ली। बात के इख्तिताम पर शाजिया की आवाज़ रुहासी हो गई थी और वो कटहरे की रेलिंग को पकड़कर लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। वो जज्बात के रेले से बाहर निकली तो मैंने अपनी जिरह के इख्तिताम का ऐलान कर दिया। शाजिया खामोशी से गर्दन झुकाकर अदालत के कमरे से बाहर निकल गई। इस तकाज़ा का आखिरी गवाह शाजिया का शौहर रुस्तम अली था। अपनी बारी पर मैं आके पढ़ा और सवालात का आगाज़ किया। रुस्तम साहब, क्या आप पहलवानी भी करते हैं? नहीं जनाब, मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है, वो रुखाई से बोला। ओह, मैंने मसनूई हैरत का इजहार किया और कहा, मैं समझा था जैसे रुस्तम ज़मा, रुस्तम हिंद, रुस्तम पाकिस्तान वगैरह हुआ करते थे, इसी तरह आप भी। वो मेरी बात काट कर उकताहट आमेज लहजे में बोला, अफसोस कि मैं आपकी बात को समझ नहीं सका। मुझे भी एक बात का अफसोस है रुस्तम साहब, मैंने तफरीही अंदाज में कहा। हजार कोशिश के बावजूद भी आपसे मुलाकात न हो सकी। शायद आप कोई सनसनीखेज इंकिशाफात करना चाहते थे, मगर हमें तन्हाई में मिलने का मौका मैसर न आ सका। क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने इन हक़ाइक़ से पर्दा उठा सकते हैं? अब वक्त गुजर चुका है। मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए पूछा, मकतूल की बेवा शाजिया से शादी करने से पहले आप कहाँ रहते थे? गोलीमार में। शाजिया का मेका भी वही है? जी हाँ। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो एक ज़ाती नौइयत का सवाल पूछ सकता हूँ? वो जल्दी से बोला। अगर इस सवाल का ताल्लुक मेरे और शाजिया के माजी से है तो मैं आपके पूछने से पहले ही जवाब दूंगा कि हाँ, मैं किसी ज़माने में शाजिया को पसंद करता था और इससे शादी करने का भी ख्वाहां था, लेकिन बदकिस्मती से उसकी शादी एहसान लोधी से हो गई। क्या आपको टेलीपैथी भी आती है? नहीं तो। वो चौंका। मैंने कहा कि मैं वाकई यही सवाल पूछने वाला था। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने कहा, खैर, आपकी वो बदकिस्मती अब खुशकिस्मती में तब्दील हो चुकी है। वो खामोश रहा। मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाया। रुस्तम साहब, आप शाजिया के कज़न और लोधी सोप इंडस्ट्री के जनरल मैनेजर होने के नाते अक्सर बशतर उनके बंगले जाते रहते थे, क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैंने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि मेरी मौक्किला से शादी से कुछ अरसे कबल मकतूल का बीवी शाजिया से रवैया खासा बदल गया था और इमराना से शादी के बाद तो इनके दरमियान एक खलीज हाइल हो गई थी। क्या आपको अपनी कज़न के इन हालात पर अफसोस नहीं होता था? जनाब,
یہ تو بالکل قدرتی بات ہے، وہ جلدی سے بولا۔ مجھے واقعی شازیہ سے بہت ہمدردی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو اس کے ناموافق حالات تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ صرف میری کزن ہی نہیں بلکہ ماضی کی محبت بھی تھی۔ چنانچہ احسان لودھی کے قتل کے بعد آپ نے اپنی دیرینہ محبت کو بکھرنے سے بچا لیا اور اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی خاطر آپ نے فوراً اس سے شادی کر لی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے اپنے اس عمل پر فخر ہے۔ وہ سینہ پھیلاتے ہوئے بولا، مشکل وقت میں کسی کے کام آنا اور گرتوں کو تھام لینا انسانیت کی معراج ہے۔ میں نے سوال کیا، رستم صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ میری موکلہ کے فرار کی اطلاع آپ ہی نے شازیہ تک پہنچائی تھی؟ بالکل، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ آپ نے میری موکلہ کو کہاں سے اور کہاں فرار ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جا رہی تھی۔ آپ نے یہ اندازہ کیسے لگایا کہ وہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف سفر کرے گی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، میں نے ٹیکسی کے رخ کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ قائم کیا تھا، جو بعد ازاں درست ثابت ہوا تھا۔ ملزمہ سیدھی اپنی ماں کے پاس اختر کالونی پہنچی تھی۔ میں نے کہا، میری موکلہ جب ٹیکسی میں سوار ہو رہی تھی تو آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی؟ اس کی اضطراری حرکات و سکنات سے۔ وہ کس جگہ سے ٹیکسی میں بیٹھی تھی؟ اپنے بنگلے سے چند گز دور مین روڈ سے، رستم نے جواب دیا۔ میں اپنی گاڑی میں احسان صاحب سے ملنے آ رہا تھا، اس نے بتایا۔ مجھے ایک ضروری چیک پر دستخط کروانے تھے۔ آپ کو کچھ یاد ہے اس وقت رات کا کیا بجا تھا؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، میرے اندازے کے مطابق وہ 9:30-10 بجے کا کوئی درمیانی وقت تھا۔ مجھے اور کوئی سوال نہیں کرنا جناب عالی، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ وکیل استغاثہ نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یور آنر، استغاثہ کے گواہ بھگت چکے، اب آئندہ پیشی پر میں ملزمہ پر جرح کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے اس سلسلے میں مجھ سے استفسار کیا۔ میں نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جناب عالی۔ جج نے ایک ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ کہتے ہیں، جن لوگوں کا مشاہدہ طاقتور ہوتا ہے، ان کی آنکھ معمولی سے معمولی منظر کو بھی اپنی پتلی میں محفوظ کر لیتی ہے۔ میں اپنے مشاہدے کے بارے میں کوئی دعویٰ تو نہیں کروں گا، تاہم مجھے اپنی اس صلاحیت پر ناز ہے۔ آئندہ پیشی میں ابھی 4 روز باقی تھے کہ میں ایک ضروری کام سے میٹروویل گیا۔ واپسی میں سائٹ کے علاقے سے گزر ہوا۔ ایک روڈ پر ٹریفک جام تھا۔ کسی بڑے ٹرالر کے پھنس جانے کی وجہ سے ٹریفک میں تعطل پیدا ہو گیا۔ دائیں بائیں گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں، اس لیے جب تک میرے آگے والی ویگن نہ چلتی میں اپنی گاڑی کو روکے رکھنے پر مجبور تھا۔ میں راستہ کھلنے کے انتظار میں گرد و نواح کا جائزہ لینے لگا، پھر میری نگاہ ایک بورڈ پر جم کر رہ گئی۔ اس سڑک کے دائیں بائیں چھوٹی بڑی فیکٹریاں تھیں۔ جس بورڈ نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کرائی تھی، اس پر مجھے لودھی سوپ انڈسٹری کے الفاظ نمایاں نظر آ رہے تھے۔ ابھی میں اس فیکٹری کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ فیکٹری کا گیٹ کھلا اور اس میں سے ایک موٹر سائیکل سوار شخص برآمد ہوا۔ میں چونکہ فیکٹری کے گیٹ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اس لیے موٹر سائیکل سوار کو واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی اور اس کے بائیں گال پر زخم کے نمایاں نشان نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ زخم کا وہ نشان کم و بیش 2.5 انچ کا تھا۔ اگر وہ شخص لودھی سوپ انڈسٹری کے علاوہ مجھے اور کہیں ملا ہوتا تو ممکن تھا میں اس پر اتنی توجہ نہ دیتا۔ اس وقت چونکہ میں فیکٹری کا بورڈ دیکھ کر اپنے زیر سماعت کیس کے بارے میں سوچنے لگا تھا اور اس مقدمے کے ایک ایک کردار کی تصویر میرے ذہن میں گھومنے لگی تھی، اس لیے اس شخص کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں پہلا خیال اس نقلی ٹیلی فون لائن مین کے بارے میں ابھرا تھا۔ عمرانہ نے اس کی واضح نشانی گال کا یہی زخم بتایا تھا۔ اسی وقت ٹریفک آگے بڑھنے لگا۔ میں نے کسی طرح اپنی گاڑی ایک سائیڈ میں نکالی اور تھوڑا فاصلہ رکھ کر اس موٹر سائیکل سوار کا تعاقب کرنے لگا۔ میرے اندر اس وقت تجسس کا ایک طوفان اٹھا ہوا تھا۔ اگر اس موٹر سائیکل سوار کا تعلق رستم علی سے تھا اور اسی نے نقلی لائن مین کا کردار ادا کیا تھا، تو پھر رستم علی بالواسطہ یا بلا واسطہ احسان لودھی کے قتل میں ملوث ہو سکتا تھا، کیونکہ آج کل فیکٹری کا انتظام و انصرام اسی کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اس شخص کو تعاقب کا احساس نہیں ہونے دیا اور محتاط ڈرائیونگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے پارک کالونی میں اس کے ٹھکانے تک پہنچ گیا۔ مزید تصدیق کے لیے میں نے اس علاقے کے 2-4 دکانداروں سے بھی اس شخص کے بارے میں دریافت کیا۔
फिर थोड़ी सी कोशिश के बाद मुझे इसका नाम मालूम हुआ और साथ ही ये भी मालूम हुआ कि वो पूरे कुमाश का इंसान था। इस किस्म की मालूमात से मेरे तजस्सुस को और हवा मिली। मैंने आरफी का ठिकाना जुज़ियात के साथ ज़हन में नक्श किया और इसी वक्त वापस आकर अपने दफ्तर से सलमान को फ़ोन किया। 1 घंटे के बाद सलमान मेरे दफ्तर में मौजूद था। मैंने सलमान को सारी सूरत हाल से आगाह किया और फिर कहा, मुझे आफी नामी इस शख्स की चंद तस्वीरें चाहिए, लेकिन क्लोजअप में। तुम इस सिलसिले में क्या कर सकते हो? ये कोई मुश्किल काम नहीं है, वो पूरे एतमाद लहजे में बोला। शाम के एक अखबार का फोटोग्राफर मेरा जिगरी यार है, वो मेरे लिए ये काम कर सकता है। फोटोग्राफर, और वो भी शाम के अखबार का? मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं, कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए। मैं एक खास वक्त तक इस मामले की किसी को हवा भी नहीं लगने देना चाहता। सलमान ने कहा, आप बेफिक्र रहें बेग साहब, मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगा। ये राज हम दोनों के बीच रहेगा। अपने दोस्त नवाज दानिश से मैं ये काम किसी तरह ले लूँगा, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में ये काम हो जाएगा। मैं अभी जाकर नवाज से मिलता हूँ। मैंने सलमान को आरफी के ठिकाने का पता अच्छी तरह समझाने के बाद रुखसत कर दिया। एहतियातन मैंने इसे वो एड्रेस एक पर्चे पर लिखकर भी दे दिया था। 2 रोज़ बाद सलमान मेरे दफ्तर में आया और एक लिफाफा मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोला, लें बेग साहब, आपका काम हो गया, चेक कर लें। मैंने लिफाफा खोलकर देखा। लिफाफे के अंदर पोस्ट कार्ड साइज की 6 तस्वीरें मौजूद थीं। वो सब आरफी नामी शख्स के क्लोजअप थे। वंडरफुल, बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। क्या तुम्हारा फोटोग्राफर दोस्त किसी शक में मुब्तला तो नहीं हुआ? मैंने सलमान से पूछा। बिल्कुल नहीं जनाब, वो मुतमईन अंदाज में बोला। दफ्तर से फारिग होने के बाद मैं सलमान के साथ इमराना के घर अख्तर कॉलोनी पहुंच गया और तमाम तस्वीरें इमराना के सामने रख दी। वो इन तस्वीरों को देखते ही चौंक उठी। मैंने उसकी आंखों में शनाज़ाई की चमक वाज़ेह तौर पर देखी थी। वो जज्बात से लबरेज लहजे में बोली, ये इसी शख्स की तस्वीरें हैं जो वकुआ के रोज़ टेलीफोन लाइनमैन बनकर बंगले पर पहुंचा था, और इसी की वजह से एहसान को मेरे बारे में गलतफहमी हुई थी और हमारे दरमियान झगड़ा हुआ था। मैंने वो तमाम तस्वीरें समेट कर लिफाफे में डाली और लिफाफा अपनी जेब में रखते हुए कहा, इस सिलसिले में मुकम्मल राजदारी बरतने की ज़रूरत है। मैं बैक वक्त सलमान, इमराना और सबिया खातून से मुखातिब था। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि इस सिलसिले में वो अपने होंठ सी लेंगे। मैं मुतमईन होकर वहाँ से चला आया। इत्तेफाक से एक नहायती अहम काम पाया तकमील को पहुँच गया था। आइंदा पेशी पर वकील इस्तग़ासा ने मेरी मौक्किला पर भरपूर जिरह की। इमराना वकील इस्तग़ासा के नोकीले, तुर्श और कटीले सवालात के सामने पामर्दी से डटी रही। वो अपने मौक़िफ़ से एक सूद भी इधर उधर नहीं हटी थी। उसने अदालत में वही बयान दिया था जो इससे पहले वो मुझे तफसीलन बता चुकी थी। इससे मिलता जुलता बयान उसने 3 साल कबल पुलिस को भी दिया था। वकील इस्तग़ासा की जिरह ख़त्म हुई तो जज ने मुझे मुखातिब करते हुए पूछा, बेग साहब, आपने सफाई के गवाहों की फहरिस्त दाखिल नहीं की, इस सिलसिले में आपका क्या प्रोग्राम है? मैंने खकार कर गला साफ किया और ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, जनाब आली, मैं अपने दलाइल ही से अपनी मौक्किला इमराना का दिफा करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में मैं सफाई के गवाहों की ज़रूरत महसूस नहीं करता। ताहम मुअज़्ज़ज़ अदालत से मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है। कैसी दरख्वास्त बेग साहब? मैंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आइंदा पेशी पर इस्तग़ासा के गवाहान मुसम्मी मलिक कदीर और मुसम्मी इफ्तिखार अहमद को दोबारा यहाँ बुलाया जाए। मैं इन दोनों हज़रात से मुश्तरका तौर पर कुछ पूछना चाहता हूँ। वकील इस्तग़ासा फ़ौरन बोल उठा, इन गवाहों पर वकील सफाई अपनी जिरह मुकम्मल कर चुके हैं। मैंने इस बात से कब इनकार किया है? मैंने वकील मुखालिफ को घूरते हुए कहा, क्या इन्हें दोबारा बुलाने में कोई कबाहत है या ये अमल कानून के खिलाफ है? वकील इस्तग़ासा मेरे इस वार से बौखला गया। जज ने इससे पूछा कि वकील साहब, आप मुतरद्दिद क्यों हैं? वो बोला, आखिर वकील सफाई करना क्या चाहते हैं? उसके अंदाज में छुनछुलाहट शामिल थी। मैंने कहा, ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब मैं कुछ करूँगा। जज ने मुझसे पूछा कि बेग साहब, आपके जहन में क्या है? मैंने कहा, जनाब आली, मैं इस्तग़ासा के इन दोनों गवाहान को एक ट्रायल से गुजारना चाहता हूँ। कैसा ट्रायल? मैं माज़रत ख़्वाह हूँ जनाब आली, मैंने मोतबाना लहजे में कहा, क़ब्ल अज़ वक्त इस ट्रायल का ज़िक्र मुनासिब नहीं होगा। इससे ज़ेर समाअत केस मुतासिर हो सकता है। मैंने महसूस किया कि जज मेरी तजवीज़ नुमा दरख्वास्त में गहरी दिलचस्पी ले रहा था। वो थोड़ी देर तक खामोशी से असबात में सर हिलाता रहा,
फिर उसने वकील इस्तग़ासा को ताकीद की कि आइंदा पेशी पर वो दोनों मतलूबा अफराद को अदालत में हाजिर करे। वकील इस्तग़ासा मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने के सिवा कुछ भी न कर सका। उसकी बेबसी दीदनी थी। अगर वो इस वक्त अदालत के कमरे में ना होता तो मुझे खूब खरी खरी सुनाता। जज ने 5 रोज़ बाद की तारीख देना चाही, लेकिन वकील इस्तग़ासा ने सदाए एहतजाज बुलंद की। योर ऑनर, 5 दिन बहुत कम हैं। गवाहान से राब्ता करने में मुझे कुछ वक्त लगेगा। इन्हीं दिनों हाई कोर्ट में मेरा एक अहम केस भी चल रहा है। जज ने वकील इस्तग़ासा की प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए 10 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। मंजर इसी अदालत का था और मैं अपनी मौक्किला की बेगुनाही के सिलसिले में भरपूर दलाइल का आगाज़ करने वाला था। मेरे मतलूबा अफराद यानी मलिक कदीर और मकतूल का घरेलू मुलाजिम इफ्तिखार अहमद अदालत के कमरे में मौजूद थे। आज अदालत के कमरे में खासा रश था। केस इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका था। मैंने जज की इजाज़त हासिल करने के बाद दलाइल देना शुरू किए। जनाब अली, इस्तग़ासा में सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि मेरी मौक्किला अपने उम्र रसीदा शौहर से छुटकारा हासिल करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने आशना फारूक नामी एक नौजवान के तवस्सुत से मलिक एहसान लोधी को ठिकाने लगा दिया। जनाब अली, ये कितनी मज़ाक़खेज़ बात है कि पुलिस ताहाल इस फर्जी आशना का सुराग नहीं लगा सकी, और लगा भी कैसे सकती है। इस्तग़ासा का दावा मन घड़त और मबनी पर तरोख है। मैं आगे चलकर अपनी इस बात को दलाइल से साबित करूँगा। एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद मैंने सिलसिला कलाम जारी रखा। जनाब अली, इस्तग़ासा का दावा है कि मेरी मौक्किला चोरी छुपे अपने आशना से मिलती रहती थी और शादीशुदा होने के नाते उसकी ये हरकत बेवफाई के ज़ुमरे में आती है। जनाब अली, इस्तग़ासा की ये बात सरासर खोखली और बेबुनियाद है और इस्तग़ासा के गवाहों के बयानात इसकी तरदीद करते हैं। 6 में से सिर्फ 4 गवाहों ने मेरी मौक्किला के फर्जी आशना को देखा था, और वो भी सिर्फ एक बार। ना इससे पहले कभी ना इसका इस शख्स से वास्ता रहा है और ना ही बाद में कभी इसकी सूरत नज़र आई। इन 4 गवाहों में मौलाना अमीरुद्दीन, मलिक कदीर, तारिक महमूद और मकतूल का घरेलू मुलाजिम इफ्तिखार अहमद शामिल हैं। इन चारों के बयानात और जिरह के सिलसिले में दिए गए जवाबात मोअज़्ज़ज़ अदालत के रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जिससे मेरे दलाइल की तस्दीक की जा सकती है। जनाब अली, मेरी मौक्किला बेकसूर है और इसे किसी सोची समझी साजिश के तहत इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। वकील इस्तग़ासा बीच में बोल पड़ा। मुल्ज़िमा से ऐसी दुश्मनी कौन कर सकता है? इस सवाल का जवाब उसूलन तो आपको तलाश करना चाहिए, मैंने तंज़िया लहजे में कहा, लेकिन मेरे फाजिल दोस्त, आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको मायूस नहीं करूँगा, मगर इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे दलाइल का धारा इसी रुख पर आगे बढ़ रहा है। मैंने थूक निकल कर हलक तर किया और दलाइल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, जनाब अली, मेरी मौक्किला बेगुनाह है। इस्तग़ासा के मुअज़्ज़ज़ गवाह तारिक महमूद के बयान के मुताबिक वो मजबूत किरदार की मालिक एक इंतहाई मिलनसार और शाइस्ता खातून है। जनाब अली, एक पड़ोसी की दूसरे पड़ोसी के बारे में राय है और पड़ोसियों की राय बहुत अहम हुआ करती है। मेरी मौक्किला से मंसूब करके इस्तग़ासा में जो नाम निहाद इश्क या ख़त शामिल किया गया है वो सरासर बोगस और बेमायनी है, बल्कि मैं इसे अपनी मौक्किला के किरदार पर कीचड़ उछालने के मुतरादिफ समझता हूँ। जनाब अली, इस्तग़ासा के गवाहान के बयानात को अगर फ़िल्टर किया जाए तो यह हकीकत सामने आती है कि बक़ुआ के रोज़ जो नौजवान मकतूला के बंगले में दाखिल हुआ था, इसका ताल्लुक़ टेलीफोन के महकमे से नहीं था, जिसका वाज़ेह मतलब यही अख़ज़ किया जा सकता है कि इसे किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत वहाँ भेजा गया था ताकि मेरी मौक्किला अपनी शौहर की नज़र में मशकूक हो जाए, और ऐसा हुआ भी। 6 बजे से रात 9 बजे तक वक्फे से मियाँ बीवी में झगड़ा होता रहा। इस दौरान में मकतूल ने एक मरतबा मेरी मौक्किला पर हाथ भी उठाया। बिलाखिर वो नाराज़ होकर घर से निकली और अपनी माँ के पास आ गई। गवाहों के बयान से एक बात ये भी सामने आती है कि वो अजनबी और पुरस्कार नौजवान कमोबेश 5:30 बजे वहाँ आया और लगभग 6 बजे वापस चला गया। इस हकीकत के पेश नज़र मेरी मौक्किला को उसके साथ किस तरह मुलविस किया जा सकता है? मैंने एक लम्हे को रुक कर सांस दुरुस्त की, फिर जज की जानिब देखते हुए अपने दलाइल जारी रखे। जनाब अली, अब मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जानिब मुअज़्ज़ज़ अदालत की
توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مقتول کی موت رات 9:10 بجے کے دوران میں واقع ہوئی تھی، جبکہ میری موکلہ ٹھیک 9 بجے گھر سے نکل گئی تھی۔ علاوہ ازیں کیمیائی تجزیے کی رپورٹ سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ مقتول کو بے ہوشی کی حالت میں قتل کیا گیا تھا، کیونکہ اس نے خواب آور گولیوں کی بھاری مقدار استعمال کر لی تھی۔ مقتول کی خوابگاہ سے ویلیم 10 کی استعمال شدہ شیشی بھی برآمد ہوئی تھی۔ مقتول نے میری موکلہ کے رخصت ہونے کے بعد یقیناً خواب آور گولیاں نکلی ہوں گی اور بعد ازاں بے ہوشی کی حالت میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پولیس ہنوز آلۂ قتل تلاش کرنے میں بھی ناکام رہی ہے، جیسا کہ میری موکلہ کے فرضی عاشق کو تلاش کرنے میں۔ جناب عالی، ان حالات و واقعات اور حقائق و شواہد کی روشنی میں معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ میری موکلہ کو باعزت بری کرنے کے احکامات صادر کیے جائیں۔ دیٹس آل یور آنر۔ اور انہیں کس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے؟ وکیل استغاثہ نے عدالت میں موجود ملک قدیر اور افتخار احمد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ اپنے دلائل کے دوران میں نے کئی مرتبہ وکیل استغاثہ کو متذکرہ بالا افراد کی طرف دیکھتے ہوئے پایا تھا اور اب تو اس کا پیمانہ صبر چھلک اٹھا تھا۔ جج نے بھی تشویشناک لہجے میں پوچھا، بیگ صاحب، غالباً آپ کوئی ٹرائل کرنا چاہتے تھے؟ ٹرائل ہوگا اور ضرور ہوگا جناب، میں نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ وکیل استغاثہ بولا، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس شخص کی نشاندہی کریں گے جس نے آپ کی موکلہ کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا تھا۔ کیا آپ اپنے وعدے سے پھر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں میرے فاضل دوست، میں نے انگشت شہادت کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، پھر جج کو مخاطب کرتے ہوئے اضافہ کیا، جناب عالی، میں معزز عدالت کی اجازت سے استغاثہ کے گواہان ملک قدیر اور افتخار احمد کو گواہوں کے کٹہرے میں بلانا چاہتا ہوں۔ جج نے اجازت مرحمت فرما دی۔ میرے مطلوبہ افراد کٹہرے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر تک انہیں خاموشی سے دیکھنے پر اکتفا کیا۔ اس دوران میں عدالت کا کمرہ کامل سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے پہلے ملک قدیر کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ملک صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ آپت جرح کے دوران آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی یادداشت بڑی غضب کی ہے۔ آپ نے اپنی یادداشت کے لیے مخصوص لفظ ایکسیلنٹ بھی استعمال کیا تھا۔ آپ کا دعویٰ تھا کہ اگر وہ پراسرار نوجوان آپ کو دوبارہ نظر آ جائے تو آپ اسے پہچان لیں گے۔ میں اب بھی اپنے دعوے پر قائم ہوں۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ویری گڈ، میں نے مختصر تبصرہ کیا اور پھر افتخار احمد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مسٹر افتخار، تم نے بھی بڑے وثوق سے کہا تھا کہ اگر کبھی دوبارہ تمہیں وہ لائن مین نظر آ جائے تو تم اسے پہچان لو گے، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے اور معزز عدالت کے ریکارڈ پر بھی یہ ثبوت موجود ہے کہ تم نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس کی صورت میرے ذہن میں نقش ہے۔ تم نے یہی کہا تھا نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ہاں، میں نے یہی کہا تھا۔ میں نے اپنی فائل میں سے آپ ہی کی تصویروں والا لفافہ برآمد کیا اور اسے کھول کر ایک ایک تصویر کٹہرے میں کھڑے ہوئے دونوں گواہان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ ملک قدیر نے ایک بھرپور نظر عارفی کی تصویر پر ڈالی اور لمبی سانس خارج کرتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں بولا، یہ تو اسی نوجوان کی تصویر ہے وکیل صاحب۔ شیور؟ یس؟ کانفیڈنٹ؟ 100%، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ میں نے مسکراتے ہوئے سوالیہ نظر سے افتخار احمد کو دیکھا۔ وہ جوشیلے انداز میں گویا ہوا، میں اس شکل کو نہیں بھول سکتا، یہی لائن مین ہے۔ میں نے ایک تصویر جج کی جانب بڑھا دی۔ وکیل استغاثہ چپکے سے اپنے گواہوں کے نزدیک سرک گیا تھا اور جھانک کر اس نے دونوں تصویریں ملاحظہ کر لی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ دونوں تصویریں واپس لے لیں۔ وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں کہا، یہ سراسر دھوکہ ہے۔ اگر وکیل صفائی کو مبینہ ٹیلی فون لائن مین کی اصلیت معلوم تھی تو اس بات کو صیغہ راز میں کیوں رکھا گیا؟ میں نے تصحیح کی، مبینہ ٹیلی فون لائن مین نہیں میرے دوست، بلکہ آپ کے دعوے کے مطابق میری موکلہ کا آشنا۔ وہ جل کٹ کر رہ گیا مگر منہ سے کچھ نہیں بولا۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، یہ شخص کون ہے؟ اس کا نام عارفی ہے یور آنر۔ کیا آپ اسے پہلے سے جانتے تھے؟ ناٹ ایٹ آل یور آنر، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، چند روز قبل ہی اس کا دیدار ہوا ہے۔ یہ اس وقت کہاں ہے؟ پولیس کا نمائندہ انکوائری آفیسر بے تابی سے بولا، ہم اسے 3 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے متحمل لہجے میں کہا، یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ عارفی اس وقت کہاں پایا جائے گا، لیکن میں آپ کو اس کے ٹھکانے کا پتہ بتا سکتا ہوں، وہ بھی اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو۔
इंक्वायरी ऑफिसर ने खुशामदाना नज़र से जज को देखा। जज वकील इस्तगासा को मुखातिब करते हुए बोला, आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं वकील साहब? मुझे तो ये सब कुछ एक नाटक लग रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या है? मैंने आवाज़ से बुलंद कहा, आजमाइश शर्त है, नाटक और हकीकत का फ़र्क ज़ाहिर हो जाएगा। जज ने इसी वक्त आरफी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और उसकी एक तस्वीर इंक्वायरी ऑफिसर के हवाले करते हुए हुक्म दिया, इस शख्स को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाए। इंक्वायरी ऑफिसर ने वो तस्वीर लेने के बाद इमदाद तलब नज़रों से मुझे देखा। मैं इसकी नज़रों में पोशीदा ज़रूरत को समझ गया और मैंने एक पर्चे पर आफी का मुकम्मल एड्रेस लिखकर उसे थमा दिया। पुलिस ने गैर मामूली मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए इस दिन का सूरज गुरूब होने से पहले ही छापा मारकर आरफी को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। जब कोई प्रॉपर आदमी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है तो फिर वो हकीकत की तह में पहुंचने में ज़रा देर नहीं लगाती। पुलिस की तहवील में आरफी ने अच्छी खासी मरम्मत करवाने के बाद जो इकबाली बयान दिया वो खासा हौलनाक और सनसनीखेज था। उसके बयान के मुताबिक एहसान लोधी को उसने कत्ल नहीं किया था, बल्कि मियाँ बीवी के दरमियान गलतफहमी पैदा करने के लिए रुस्तम अली ने उसे वहां भेजा था। आरफी की निशानदही पर रुस्तम को भी गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस की मेहमान नवाजी में एक ही रात में उसके मिजाज ठिकाने आ गए। वो कोई आदि मुजरिम तो था नहीं, इसलिए पुलिस के बटन दबाने पर वो किसी रिकॉर्ड की तरह बचने लगा। रुस्तम अपनी मोहब्बत शाजिया को खोकर बहुत उदास था, चुनाचे उसने शाजिया के करीब रहने के लिए लोधी सोप इंडस्ट्री में मुलाजमत कर ली। शाजिया वाकई उसकी वालिहाना मोहब्बत से वाकिफ नहीं थी, क्योंकि उसने कभी खुलकर अपने जज्बात का इजहार ही नहीं किया था। फिर जब एहसान लोधी ने शाजिया को नज़रअंदाज करके इमराना में दिलचस्पी लेनी शुरू की और बादशाह उससे शादी करके शाजिया को बिल्कुल ही भुला बैठा, तो रुस्तम की हमदर्दाना और पुरखुलूस बातों ने शाजिया को उसकी जानिब माइल कर दिया। फिर यह कुर्बत रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली गई, हत्ता कि दोनों ने बाहमी मुशावरत से एहसान लोधी और इमराना को अपनी राह से हटाने का मंसूबा बना लिया। मंसूबे के पहले हिस्से में वो सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान शक का बीज बोना चाहते थे, लेकिन पहले ही मरहले पर उनका काम आसान हो गया। रुस्तम की शानदार प्लानिंग का शिकार होकर एहसान लोधी अपनी जान से गया और इमराना जेल की सलाखों के पीछे चली गई। इमराना के रूट कर अख्तर कॉलोनी चले जाने के बाद एहसान लोधी ने मुत्तहिद ख्वाब आवर गोलियां निगल ली थीं और बेहोशी की हालत में रुस्तम ने उसका काम तमाम कर दिया। फर्जी मोहब्बतनामा शाजिया के जहन की पैदावार था। आइंदा पेशी पर अदालत ने मेरी मौक्किला को बाइज्जत बरी कर दिया। आरफी चूंकि बादमाग गवाह बन गया था, इसलिए अदालत ने उसे रिहा कर दिया। सेशन कोर्ट ने पीपीसी को दफ़ा 302 के तहत रुस्तम अली को सजाए मौत सुना दी और शाजिया को उसकी शरीके जुर्म होने की वजह से एक तवील अरसे के लिए जेल भेज दिया। जहां इस पूरे केस में दिलचस्पी के बहुत से पहलू मौजूद हैं, वहीं अक्लमंदों के लिए इबरत का सामान भी वाफिर मिकदार में मौजूद है। सलमान ने इमराना से मोहब्बत की, लेकिन दौलत ने सलमान की मोहब्बत को शिकस्त दे दी और इमराना की शादी एक दौलतमंद के साथ हो गई। दूसरी जानिब रुस्तम भी खामोशी से शाजिया को चाहता था, लेकिन वो इसे हासिल न कर सका। फिर हालात ने पलटा खाया और कुदरत ने दोनों उश्शाक को अपनी अपनी मोहब्बत हासिल करने का एक मौका फराहम कर दिया। सलमान ने मुस्बित रवैया इख्तियार किया और इमराना उसकी कोशिशों से बाइज्जत बरी होकर हमेशा के लिए उसकी बन गई। लेकिन रुस्तम ने शाजिया को पाने के लिए गलत राह को चुना और उसका अंजाम भी भयानक हुआ। हालांकि शाजिया को हासिल करने के साथ साथ मकतूल एहसान की तमाम दौलत जायदाद पर भी तसर्रुफ वो हासिल कर चुका था। बुरी नीयत पर मबनी कोई तदबीर जब उल्टी होती है तो सब कुछ खसो खाशाक की तरह बह जाता है। हाँ, याद आया, इमराना और सलमान की शादी का दावतनामे भी मुझे मौसूल हुआ था, लेकिन मसरूफियात की वजह से मैं शादी में शिरकत नहीं कर सका, क्योंकि इन दिनों में सालाना अदालती छुट्टियों पर स्टेट गया हुआ था।